सो फ्रेंड्स, मेरा नाम हर्षित द्विवेदी है और मैं आपको फिर से अपनी वीडियो में स्वागत कर रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आई एम अगेन वेलकम यू इन माय वीडियो ऑन नंबर्स। तो फ्रेंड्स, ये नंबर्स की मेरी कुछ शायद 24वीं या 23वीं वीडियो है। ठीक है, इससे पहले मैंने 2 वीडियोस अपलोड की थी और आज की वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि नंबर्स के जितने भी बेसिक्स हैं उनको मैं जल्दी से खत्म कर सकूँ। ठीक है, अभी क्या है यार कि जो नंबर सिस्टम की जो बहुत एडवांस्ड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो शायद अभी तक नहीं खत्म हो पाएंगे, उनके लिए तो बहुत टाइम लगेगा अभी। ठीक है, अगर आप कैट जैट पे जाते हो, बट एसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी चीजें जरूरी हैं वो आज की क्लास में मेरे हिसाब से खत्म हो जाएंगी। और जो कुछ भी थोड़ी बहुत बची होंगी, क्योंकि ह्यूमन माइंड हो सकता है कुछ मिस हो जाए मेरे दिमाग से, तो फिर आपको लगता है कि अगर मैंने कुछ छोड़ दिया तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू कमेंट करके कि हाँ ये छूटा हुआ है सर, तो आप इसको कवर कर लीजिए, तो मैं उसको भी टेकअप कर लूंगा। फिर आज शुरू करते हैं। अच्छा यार, एक चीज मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में देखा तो मैं एक चीज कवर करना भूल गया, वो है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अब हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में, कई लोगों के दिमाग में ये हो कि यार हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर में तो बताने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि बहुत आसान होता है वो। तो आई एग्री विद यू कि वो बहुत आसान होता है, लेकिन जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है आपसे डिस्कस करने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर में, वो ये चीज है यार कि उसमें 2 मॉडल्स होते हैं, 2 पर्टिकुलर मॉडल्स होते हैं। वो 2 पर्टिकुलर मॉडल्स आपको पता होने चाहिए। 2 पर्टिकुलर टाइप के जो सवाल होते हैं वो उसमें पूछे जाते हैं। वो पर्टिकुलर टाइप के सवाल कहां से आएंगे? तो इसी ब्लॉग में मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 लिखे हैं, मैंने क्वेश्चन स्पेशली प्रिपेयर किए हैं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विद विच व्हेन 72 एंड 119 आर डिवाइडेड द रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स आर ऑफ 3 एंड 4 आर लेफ्ट। मतलब जब 72 और 119 को उस कौन से सबसे बड़े नंबर से डिवाइड किया जाए कि जब उस नंबर से 72 को डिवाइड किया गया और 119 को डिवाइड किया तो 72 के केस में हमें 3 रिमाइंडर मिला और 119 के केस में हमें 4 रिमाइंडर मिला। तो ये एक तरीके का सवाल है जिसमें जिन नंबर्स को डिवाइड किया जा रहा है वो नंबर दे रखे हैं और जो उनसे रिमाइंडर मिल रहा है वो दे रखे हैं। उसके बाद जो दूसरा सवाल है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विद विच 437, 857 एंड 1657 आर डिवाइडेड leaves the same remainder in each case। ठीक है, दूसरे ने मुझसे पूछा है कि वो सबसे बड़ा कौन सा नंबर है जिससे जब 437 को डिवाइड किया जाए, 857 डिवाइड किया जाए और 1657 डिवाइड किया है तो तीनों केसेस में एक ही रिमाइंडर बचे। ये 2 तरीके के सवाल हैं, काफी हद तक ये एलसीएम मॉडल से मैच करेंगे। एलसीएम में भी इसी तरीके के सवाल थे, कुछ में अलग अलग रिमाइंडर छोड़ रहा था, कुछ में सेम रिमाइंडर छोड़ रहा था, कुछ में डिफरेंस सेम छोड़ रहा था। ठीक है, तो 3 मॉडल्स है एलसीएम में। तो एचसीएफ में नॉर्मली 2 मॉडल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं एचसीएफ या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकाला कैसे जाता है। बहुत आसान से 2 तरीके बताऊंगा, एक तो मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड बताऊंगा और एक मैं आपको डिवीजन मेथड बताऊंगा। ठीक है, इजी से ले लेते हैं सवाल। 24, 36, अगर मुझे इन दोनों टर्म्स का एचसीएफ निकालो, तीनों ही बता देता हूँ। ठीक है, और मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि मैं अब तक बहुत आराम से डिटेल में आपको चीजें बताता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताऊंगा इस वीडियो में क्योंकि मैं जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल अगले आने वाले 1-2 महीने में मैं एक भी वीडियो अपलोड नहीं करूंगा, मेरे पास टाइम नहीं रहेगा वीडियो अपलोड करने का। तो ये मान के चलिए कि नेक्स्ट 2-3 महीने में आने वाले में ये वीडियो मेरी लास्ट वीडियो होगी। उस 2-3 महीने के बाद फिर मैं और वीडियो को टेकअप करूंगा, हायर मैथमेटिक्स की है। तो 24-36 3 मेथड हो सकते हैं इसको एचसीएफ निकालने के। एक तो फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, एक मल्टीप्लीकेशन मेथड हो गया और एक क्या हो गया, डिवीजन मेथड हो गया। मल्टीप्लीकेशन मेथड क्या बोलता है? मल्टीप्लीकेशन मेथड ये बोलता है कि आप इनमें से कोई भी नंबर लें, 24 से 36 में से कोई भी एक नंबर टेकअप करें, या तो 24 टेकअप कर लें, 36 टेकअप कर लें। अपनी कन्वीनियंस के लिए मैं बड़ा नंबर टेकअप कर रहा हूँ। बड़ा क्यों टेकअप कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। आप 36 इंटू में 36 होता है, 36 इंटू 2 करिए कितना हो जाएगा, 72। क्या 72 से 24 डिविजिबल है? सॉरी, क्या 72 से 24 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। ये तरीका किसका था? ये एलसीएम के निकालने का तरीका था। ठीक है, ये एलसीएम के निकालने का तरीका था। अब क्या है यार कि अब ये है 24-36। ठीक है, अब बात ये है कि जब आप एचसीएफ में आओगे तो ठीक है, फिर आपका मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं डिवीजन मेथड लग जाएगा। मल्टीप्लीकेशन मेथड नहीं डिवीजन मेथड लग जाएगा, यानी आप इन 36 और 24 को डिवाइड करते जाओ किसी नंबर से। ठीक है, और उसके आखिर में आपको एक ऐसा नंबर मिले, ठीक है, जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा हो और वो सबसे बड़ा नंबर हो। ठीक है, तो एक काम करो पहले तो मैं 24 को फैक्टराइज करता हूं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 क्यूब इंटू 3 टू द पावर 1। ये हो गया इसका फैक्टराइजेशन। 36 को फैक्टराइज करता हूं तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, ये 24 और 36 का फैक्टराइजेशन हो गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एचसीएफ फैक्टराइजेशन से निकाल रहे हैं। तो 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 1, 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 2। अगर मुझे इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है तो पहले तो क्या कर रहा था, जब मैंने एलसीएम बनाया था तो मैं सारी पावर से कंसीडर कर रहा था। अब मैं क्या करूंगा, उस पावर को कंसीडर करूंगा जो दोनों में प्रेजेंट है। तो 2 की 2 टू द पावर 4 में 24 में कितनी पावर प्रेजेंट है, 2 क्यूब प्रेजेंट है, और 2 की 36 में 2 स्क्वायर ही प्रेजेंट है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2 स्क्वायर। ठीक,
दो क्यूब नहीं ले सकते क्योंकि दो क्यूब केवल 24 में 36 में नहीं है, हमको दोनों की कॉमन वाली लेनी है। फिर 36 में 3 की पावर है तो 24 में 36 की केवल एक ही पावर है, तो हम कॉमन वाली लेंगे 3 टू द पावर 1 लेंगे, क्योंकि 3 टू द पावर 1 दोनों में, 3 टू द पावर 2 नहीं लेंगे क्योंकि वो दोनों में नहीं है। तो ये कितने निकल के आ गया 12। इससे हमें पता चलेगा कि 24 और 36 इन दोनों का HCF कितना है 12। ये एक तरीका हो गया। दूसरा होता है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या कहता है? डिवीजन मेथड ये कहता है कि 36 है, आप इसको 24 से डिवाइड करो तो 21 24 12 आ गया। अब इस 12 को जो सबसे पहला डिवीजन जिससे डिवाइड कर रहे थे उसके सामने रखो, तो 12 2 24 यहां पे रिमाइंडर 0 हो गया। लास्ट टाइम जब रिमाइंडर 0 हो जाए तो उस टाइम पे डिवीजर कौन था वो आपका HCF हो जाता है, इसके हिसाब से हमारा HCF क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है, हो सकता है कि ये अभी आपको उतना क्लियर ना हो रहा हो, तो आपको क्लियर नहीं हो रहा तो उसके लिए मैं एक बड़ा एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं 420 और एक एग्जांपल लेता हूं 980। अब ये मैंने एक एग्जांपल लिया 420 और 980, मुझे इन दोनों का ये मान लीजिए कि HCF निकालना है। ठीक है, 420 और 980 का मुझे HCF निकालना है। तो 420 और 980 का HCF निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, कौन से मेथड यूज कर रहा हूं, डिवीजन मेथड। तो 980 को मैं 420 से डिवाइड कर रहा हूं तो 2 से 840 हो जाएगा, कितना बचा 4 140। अब इस 140 से 420 को डिवाइड करूंगा, क्यों, क्योंकि अब इस वाले डिवीजर को मैं यहां रख दूंगा तो 3 सा हो जाएगा 420। ठीक है, ये रिमाइंडर 0 हो गया, तो रिमाइंडर जब 0 हो जाए तो वो वाला जो डिवीजर होता है वो HCF हो जाएगा, यानी 420 और 980 का जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 140। तो ये तो था फैक्टराइजेशन मेथड HCF निकालने का, ये था डिवीजन मेथड HCF निकालने का। So friends, what I have discussed with you here, I have told you the very basics of HCF, how we are going to find out HCF. I know that it is not necessary here, but I am trying to complete it in, in a bit of hurry. So there are basically two methods that I have discussed with you regarding finding out the HCF from any two particular quantities. So I have taken 24 and 36, and first I have found out the HCF of 24 and 36 by factorization method. So 2 cube into 3 to the power 1, 2 square into 3 square. We are going to take those powers of prime numbers. This is I have done prime factorization. Those powers of prime number which are common in both 24 and 36. So 2 cube and 2 square, in both the common is 2 square. So I have taken out 2 square. In 3 to the power 1 and 3 square, the common term is 3 to the power 1. So I have taken out 3 to the power 1. Multiplication comes out as 12. So it means that the 12 is the HCF of 24 and 36. So this is basically the factorization method of finding out HCF. When it comes, when we come to the division method of finding out HCF, what you are going to do, you are going to divide the bigger quantity by the smaller quantity. That is, you are going to divide 36 by 24. So first 24, 1 to 36, remainder is 12. Then again, this 24 was the divisor in the first step. Now you are inputting it as number. So now 24 divided by 12. 12 to the 24. The remainder is 0. So now the remainder becomes 0. So in that step, when the remainder becomes 0, the divisor in that step becomes the HCF of the two numbers. So the divisor in the last step is 12. So obviously this 12 will become the HCF of 3, 6 and 2, 4. This is the way of doing this thing. And in order to understand the division method once more, what I am going to do, I am going to solve it for two more numbers, that is 420 and 980. So I am going to find out the HCF of 420 and 980 by using the division method. So what I am going to do, I am going to divide this 980 by 420. So 422 is 840. Remainder comes out as 140. And now in this front of 140, I will input the number as 420. So 143 is 420. So obviously the remainder comes 0. So in the last step, when the remainder comes 0, obviously the divisor here is 140. So obviously 140 will become the HCF of 420 and 890. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो यार मेथड हो गया आपका ये देखने का कि HCF निकालते कैसे, डिवीजन मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से। बेसिकली HCF होता क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF कह लीजिए या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर GCD कह लीजिए। HCF GCD एक ही बात। अब हम लोग आते हैं HCF के टाइप्स पे। तो HCF टाइप 1 देख लेते हैं। HCF टाइप 1 क्या कहता है? HCF टाइप 1 ये कहता है कि हमें किसी एक ऐसे नंबर की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू पता करनी है। हमें किसी एक ऐसे नंबर की ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू पता करनी है, यानी ये जो नंबर है n, इसकी ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू पता करनी है। ये एक नंबर ऐसा नंबर है जो जब a को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर देगा r1, जब यही नंबर n b को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर देगा r2, और जब यही नंबर n c को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर देगा r3। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या कर रहा हूं। पहले क्या था कि मुझे वो नंबर निकालना था, ठीक है,
एलसीएम में क्या था कि हम इस नंबर को ही डिवाइड कर रहे थे नंबर से, लेकिन अब क्या है कि इन अलग अलग नंबर्स को हम इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। यानी माय क्वेश्चन बिकम्स दैट व्हाट इज दैट हाईएस्ट पॉसिबल नंबर n which when divides a gives a remainder of r1, which when divides b gives a remainder of r2, and which when divides c gives a remainder of r3. So this is basically the reverse of LCM concept. In that LCM concept, I was dividing the number that was to be divided, that was to be found out. And here, that biggest number has to be find out, which is dividing the different numbers and getting different remainders. ठीक है? तो उस हिसाब से ये LCM टाइमर का सवाल है, और ये आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उससे भी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 अभी मैंने आपके सामने पढ़ा था, काफी कुछ उसके जैसा है। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है यार, कि आप ये समझ सकते हैं कि अगर ये नंबर n a को डिवाइड कर रहा है और r1 दे रहा है, अगर ये नंबर n b को डिवाइड कर रहा है r2 दे रहा है, अगर ये नंबर n c को डिवाइड कर रहा है r3 दे रहा है, तो ये जो नंबर n है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, बेसिकली a को छोटे छोटे n नंबर के ग्रुप्स में बांट रहा है, b को भी छोटे छोटे n नंबर के ग्रुप्स में बांट रहा है, c को भी छोटे छोटे n नंबर के ग्रुप्स में बांट रहा है। यही होता है डिविजिबिलिटी का मतलब। तो अगर जब वो a को छोटे छोटे n के ग्रुप में बांट रहा है, तो बच कितना जा रहा है, r1 बच जा रहा है, अनवांटेड क्वांटिटी। जब b को उतने में बांट रहा है तो r2 बन जा रहा है, अनवांटेड क्वांटिटी। जब c को भी उतने छोटे छोटे ग्रुप में बांट रहा है तो r3 बच जा रहा है, अनवांटेड क्वांटिटी। ये अनवांटेड क्वांटिटी मुझे नहीं चाहिए, यानी कि मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए जो इसका मल्टीपल हो जाए। तो आप क्या करोगे, इस अनवांटेड क्वांटिटी को इस ओरिजिनल क्वांटिटी से माइनस कर दोगे। तो यहाँ पे ये जो a माइनस r1 हो जाएगा, ये n का मल्टीपल हो जाएगा। ये जो b माइनस r2 हो जाएगा, ये n का मल्टीपल हो जाएगा। और ये जो c माइनस r3 हो जाएगा, ये n का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि r1, r2 और r3 अनवांटेड क्वांटिटीज थे, तो उनको आपने a b c से हटा दिया। तो अब जितनी भी क्वांटिटीज हैं वो एग्जैक्टली n के ग्रुप्स में डिवाइड हो सकती हैं। अब कितने ग्रुप्स में डिवाइड होंगी ये हमें नहीं पता है, वो डिपेंड करेगा हमारी a b c की क्वांटिटी पे, जो फिलहाल के लिए हमें नहीं मालूम है। तो ये कुछ क्वांटिटी निकल के आएंगी तीनों अलग अलग, और ये तीनों क्वांटिटी कुछ ऐसी होंगी कि ये क्वांटिटीज इस n का मल्टीपल होंगी, ये क्वांटिटीज इस n का मल्टीपल होंगी, और हमें n की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है। अगर हमको n की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, और ये a माइनस r1, c माइनस r3 और b माइनस r2 n के मल्टीपल हैं, तो बेसिकली मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि आप इस a माइनस r1, b माइनस r2 और c माइनस r3 का HCF निकाल दीजिए, और जो इसका HCF होगा वही n की लार्जेस्ट पॉसिबल क्वांटिटी होगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि n के मल्टीपल हैं ये सारे नंबर्स, a माइनस r1, b माइनस r2, c माइनस r3, और अगर ये इसके मल्टीपल है नहीं, इसके कुछ होंगे माइन इंटू 3 इंटू 5 जो भी रहे होंगे, तो उसके मल्टीप्लीकेशन से n में और बड़े बड़े नंबर से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी ये नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, और इन नंबर्स के अपने अपनी वैल्यूज होंगी, तो वो अपनी अपनी वैल्यू में, ठीक है, ऐसा एक नंबर पता करना है सबसे बड़ा वाला जो इन तीनों को डिवाइड कर दे, और वही हमारा n होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों क्वांटिटीज का HCF निकालना पड़ेगा। यानी इस केस में आपका आंसर क्या होगा, यू हैव टू फाइंड आउट द HCF ऑफ a माइनस r1, b माइनस r2, c माइनस r3। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। So friends, what I have done, so that in order to solve this question, what I basically this question is that you are dividing A in quantities of n, and by after dividing you are seeing that R1 quantities are getting undesirable. When you are dividing B in quantities of n, in packets of n, R2 quantities are coming undesirable, and when you are dividing C in packets of n, R3 quantities are coming undesirable. So obviously R1, R2 and R3 are the quantities undesirable in the three cases. So obviously, if I have to make A as a multiple of n, what I have to do, I have to deduct this undesirable quantity from A. So if I deduct R1 from A, that is A minus R1, so A minus R1 will be a multiple of n. Similarly, if we deduct the undesirable quantity R2 from B, B minus R2 will be a multiple of n. And similarly, if we deduct R3 from C, then obviously C minus R3 will be a multiple of n. So A minus R1, B minus R2, C minus R3 come out as a multiple of n. And if all the three come out as a multiple of n, I have to find out the largest possible value of n that exactly divides A minus R1, B minus R2 and C minus R3. It has to exactly divide them, because then only this quantity, this whole property, this whole condition is going to be satisfied. So what basically I have to do, I have to find out the largest quantity n, which is hidden in A minus R1, B minus R2, A, C minus RC. So this is one method of doing this, that is HCF. You have to find out the HCF of A minus R1, B minus R2, C minus R3. So what was the question? Question आपके सामने यही था यार कि यहाँ पे मैंने तीन केसेस की बात की, यहाँ पे दो ही केसेस हैं कि find the largest number with which when 72 and 119 are divided, the respective remainders of 3 and 4 are left. तो obvious सी बात है, क्वेश्चन 1 है कि n है कोई, और वो n किसको किसको डिवाइड कर रहा है, 72 को डिवाइड कर रहा है,
119 को डिवाइड कर रहा है, जब वो 72 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। जब वो 119 डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यानी कि 72 जब n के पैकेट्स में बट रहा है तो 3 अनडिजायरेबल क्वांटिटीज आ रही है, ठीक है। और जब 119 n के पैकेट्स में बट रहा है तो 4 अनडिजायरेबल क्वांटिटीज आ रही है। यानी कि n का मल्टीपल, एक मल्टीपल क्या हो जाएगा, 72 माइनस 3 69, और एक मल्टीपल क्या हो जाएगा 119, 72 119 ही है ना, हाँ 119 माइनस 4 115, ठीक है। तो आप 69 और 115 ये n के मल्टीपल है, और मल्टीपल हमको n की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जो सबसे बड़ी हो और इन दोनों को डिवाइड करे, इन दोनों को डिवाइड करे मतलब इन दोनों में हिडन है वो, और n की सबसे बड़ी वैल्यू। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस 69 और 115 का लेना पड़ेगा HCF। अब आपने HCF ले लिया तो आप एक बार फिर से इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। हमें ये पता करना है, ठीक है, हमें क्या मालूम करना है हमें ये मालूम करना है कि इन दोनों का HCF क्या है, और वही n हो जाएगा हमारा। तो उसको निकालने के लिए क्या डिवीजन मेथड यूज करता हूं, 115 को 69 से डिवाइड करें तो 1 69 क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 46 हो जाएगा, 69 46 से। अब इस 69 को आप यहाँ इंपुट कर देंगे सामने, जो पहला डिवीजर था अब इसके इनपुट में आ जाएगा, तो 46 बन जाएगा 46 3 23। अब इस 23 सामने क्या आ जाएगा, ये इधर वाला जो डिवीजर था 46 इनपुट हो जाएगा, 2 46, और अब आपका हो गया रिमाइंडर 0। आखिरी स्टेप यानी तीसरे, यहाँ पे तीसरा स्टेप हो रहा है, आखिरी स्टेप जिसमें आपका रिमाइंडर 0 हो रहा है, उसमें आपका डिवीजर 23 है, तो इसका HCF कितना निकल आएगा 23। तो अगर इसका HCF 23 निकल के आ रहा है, यानी कि 23 वो लार्जेस्ट नंबर है जो जब 23 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 3 मिलेगा, और जब 119 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 4 मिलेगा। So friends, 23 becomes that largest quantity which when divides 72 leaves a remainder of 3, and which when divides 119 leaves a remainder of 4. Why? Because when this 72 is divided into packets of n, 3 quantities are undesirable, and when n is divided this 119 into packets of n, then 4 undesirable quantities are there. So if we reduce the undesirable quantities from the respective numbers, that is 72 minus 3 I have done, then I have got 69, and this 69 is a multiple of n. And when you reduce this 4 from 119, then 115 is a multiple of n. So obviously this n is hidden in both 69 and 115. And if n is hidden in both 69 and 115, and in the question it is being asked to me that I have to find out the greatest possible value of n. So I have to find out the greatest possible value of n which is hidden in both these quantities 69 and 115. So what I have to do? I have to take HCF of 69 and 115, and I have taken the HCF by the division method. So I divided 115 by 69. So 1 is 69, 46 remainder. Now in front of 46 input the number, input the first divisor that is 69, so 46 1 the 46, 23 remaining. Then in front of 23 input the second divisor 46, 22 3 the 46, the last remainder is 0. If the last remainder is 0, so in the step, the last step where the remainder becomes 0, what you have to find out? You have to find out the divisor. The divisor here is 23, and this 23 becomes the HCF of 69 and 115. So my answer becomes 100. My answer becomes 23. That is 23 is the greatest number which when divides 72 leaves a remainder of 3, and when divides 119 leaves a remainder of 4. You can also check it. 23 3 is 69. 72 minus 69 is 3. 23 5 is 115. 119 minus 115 is 4. So proved. Okay friends, now this was the first case. Okay, ये था आपका HCF टाइप 1. अब हम किस पे आते हैं? अब हम आते हैं HCF टाइप 2 पे. अब अगर HCF टाइप 2 आपको पकड़ना है तो एक बार आप दूसरा सवाल पढ़िए. आपको सवाल पढ़ के समझ में आ जाएगा कि मैं आपको ये चीजें इस हिसाब से बता रहा हूँ जिस हिसाब से आपसे एग्जाम में पूछी जाएंगी, और आपको पढ़ना भी उस हिसाब से, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं फिलहाल के लिए. ठीक है, तो अगला सवाल है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विद व्हिच 437, 857 and 1657 are divided leaves the same remainder in each case. अच्छा friends, it is 437, 857 and 1557. It is not 1657, it is 1557. Okay, 1557. I'm really sorry. In this thing मैंने इस चीज में थोड़ा सा जल्दी दी, मेरी राइटिंग बड़ी गंदी तो गलत लिख दिया था, तो गलती से 1657 पढ़ दिया. ठीक है, तो अब कुल मिला के बात ये है, कुल मिला के HCF टाइप 2 बोलता क्या कि मान लीजिए हमारे पास 3 नंबर है ABC. जब इस एक नंबर A को आपने n से डिवाइड किया तो आपको कुछ रिमाइंडर मिला R. जब इसने एक नंबर B को आपने n से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर मिला R, और जब इसी नंबर C को आपने n से डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर मिला R. ठीक है, ये मिला आपको रिमाइंडर.
यानी कि आपने तीनों नंबरों को अलग अलग डिवाइड किया सेम नंबर से और आपको रिमाइंडर तीनों बराबर मिल रहा है आर। आपको एबीसी की वैल्यू दी हुई है, आर की वैल्यू आपको नहीं दी हुई है, आपको एन की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, ये सवाल है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एन की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। आर आपको दिया नहीं हुआ है, तो इस कुछ हिसाब से जो हमारा कंसेप्ट अभी तक चल रहा था उसको हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि यार यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ये है कि अगर आपका रिमाइंडर तीनों केसेस में बराबर हो रहा है और आपको एन की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू निकालनी है, तो आप किसी भी दो पेयर ऑफ नंबर का डिफरेंस निकाल लीजिए, किसी भी टू पेयर ऑफ नंबर्स के डिफरेंस निकाल लीजिए और उन दो पेयर ऑफ नंबर्स के डिफरेंस निकालने के बाद उनका एचसीएफ ले लीजिए। यानी कि आप क्या कर सकते हो कि एचसीएफ आप ले सकते हो ए माइनस बी, बी माइनस सी का, या फिर आप एचसीएफ ले सकते हो ए माइनस बी, ए माइनस सी का, या फिर आप एचसीएफ ले सकते हो बी माइनस सी, ए माइनस सी का। मतलब किसी भी दो पेयर ऑफ नंबर्स को आप उठा लो और उनका एचसीएफ ले लो तो आपको लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन मिल जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग अप्लाई करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या नंबर दे रखे हैं, 437, 857, ठीक है, और 1557। अच्छा एक बात और है कि ये जब भी माइनस करिएगा तो आप इसी हिसाब से माइनस करिएगा, देख लीजिएगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। निगेटिव क्वांटिटी मत ही लेके आइएगा, अवॉइड करिएगा नेगेटिव क्वांटिटी लेके आना। तो आप 857 माइनस 437 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 420, और 1557 माइनस 857 कितना करेंगे तो कितना मिलेगा, 700। तो आपको क्या निकालना है, 420 और 700 का एचसीएफ निकालना है। आप डिवीजन मेथड करके देख लो, आपको आंसर कितना मिलेगा। 420 140 से भी डिवाइड हो रहा है और 700 भी 140 से डिवाइड कर रहा है, तो इसका एचसीएफ निकल के आएगा आपका 140, ठीक है। या फिर आप एक काम और कर सकते हो कि आप एचसीएफ किसका ले लो, 857 माइनस 437 420 का और 1557 माइनस 437 का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1120। तो इसका एचसीएफ ले लो तो 420 भी 140 से डिवाइड हो रहा है और 1120 भी 140 से डिवाइड हो रहा था, इसका भी एलसीएम आपका कितना निकल के आएगा, सॉरी एचसीएफ कितना निकल के आएगा, 140। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 140। यानी कि जहां पे एक नंबर तीन नंबर्स को डिवाइड कर रहा है और तीनों केसेस में रिमाइंडर्स बड़ा सबसे बराबर निकल रहा है, तो हमको अगर वो सबसे बड़ा नंबर एन पता करना हो तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू कि आप किसी भी दो पेयर्स का नंबर का डिफरेंस ले लेंगे और उस डिफरेंस का आप एचसीएफ निकाल देंगे। So friends, what I am going to do in this type of HCF questions is that if three numbers are individually divided by some same number n, and if the remainder is same, and if I have to find out the largest possible number n, then what you are going to do, you are going to take the difference of any two pairs of numbers, and obviously you are going to take the HCF of those two pairs of numbers. That is a minus, you can take the HCF of a minus b, b minus c, or a minus b, a minus c, or b minus c, a minus c. Just keep in mind that you make the sign positive. Like 437, 857, and 1557 is being given in the question. If you take the difference of 857 and 437, you get 420. And 1557 and 857, you get 700. Else HCF of 420 and 700 is 140. Similarly, if you take the difference of 1557 and 437, it is 1120. 857 and 437, it is 420. And HCF of 420 and 1120 is 140. Because 420 is also divisible by 140, 700 is also divisible by 140. 140, 420 is also divisible by 140, and 1120 is also divisible by 140. ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की, वो है सक्सेसिव डिवीजन की, ठीक है। इसकी हमने एक छोटा सा मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई पेज में, आप डेफिनेशन को देखिए, डेफिनेशन जरूर पढ़िएगा। डेफिनेशन है कि इफ अ नंबर n is successively divisible by x, y, z, leaving remainder r1, r2, r3, then the quotient when n is divided by x becomes the number for y and so on. Therefore, we will start for creating a general expression. Therefore, when we will start for creating a general expression, we will start from Z and R3। थोड़ा अजीब सा स्टेटमेंट है ये, इस स्टेटमेंट को मैं समझाता हूं। दिस स्टेटमेंट मेक सेंस कैसे। सक्सेसिव डिवीजन का हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। क्या देखना है इसमें कि एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है n, उसको आपने पहले एक नंबर से डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड किया तो कुछ रिमाइंडर मिला होगा, ठीक है, वो रिमाइंडर आपने लिखा। उसके बाद जो क्वोशिएंट आया डिवाइड करने के बाद, उस क्वोशिएंट को आपने अगले नंबर से डिवाइड किया। उस क्वोशिएंट को जब आपने अगले नंबर से डिवाइड किया तो उसमें कुछ रिमाइंडर आएगा। उस डिवीजन में फिर एक और क्वोशिएंट आया होगा, फिर उस क्वोशिएंट को आपने फिर अगले नंबर से डिवाइड किया। तो अगर आपसे बोला जा रहा है कि एक नंबर को आपने x, y और z से डिवाइड किया और आपको रिमाइंडर मिला r1, r2, r3, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मान लीजिए नंबर है n, नंबर मैंने यहां लिखा,
इस नंबर n को आपने किससे डिवीजन शुरू किया, x से सबसे पहले लिखा है, तो आपने इसको x से डिवाइड किया। तो मान लीजिए, थोड़ी जगह बना लेते हैं यहां पे, मान लीजिए कि आपको जो क्वोशिएंट मिला Q1 मिला और यहां पे जो रिमाइंडर मिला वो R1 मिला। ठीक है, कंडीशन के हिसाब से अब जो आपका इनपुट नंबर बनेगा वो क्वोशिएंट हो जाएगा, यानी अब जो इनपुट आप डालेंगे आप उस क्वोशिएंट को डालेंगे और आप किससे डिवाइड करेंगे, अगले नंबर y से। यहां पे मान लीजिए जो आपको क्वेश्चन मिला वो Q2 मिला और जो रिमाइंडर मिला वो था R2। अब जो आप नंबर इनपुट डालोगे वो क्या हो जाएगा, Q2 हो जाएगा। तो आप उसको Q2 लिखो और इसको किससे डिवाइड करोगे, Z से। तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे आपको क्वेश्चन मिलेगा और रिमाइंडर मिलेगा R3। अब ये 3 सक्सेसिव डिवीजन की बात कर रहा है। सबसे पहले कौन सा डिवीजन हुआ, x से जो हमने किया, ठीक है, और उस केस में हमको क्वेश्चन मिला Q1, ठीक है। फिर उस Q1 को आपने y से किया। सबसे शुरुआत कहां से हुई, x से शुरुआत हुई, x से। ठीक है, कितने बाई टाइम्स कटा होगा, जितने भी टाइम्स कटा होगा, ठीक है। उस कटने के बाद यहाँ पे आपको R1 मिला होगा, ठीक है। उसके बाद जो अगला नंबर बना होगा वो अगला नंबर आपके लिए क्या होगा, वो अगला नंबर ये Q1 होगा। अब ये Q1 डिवाइड होगा अगले नंबर y से, ठीक है, और फिर y R2 देगा, फिर Q2 बना होगा, अब ये Q2 डिवाइड होगा Z से। समझे यार। तो अब इसमें क्या है कि इसमें नंबर जो फाइनली बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। फाइनली जो नंबर बना यार वो ऐसा बना, ठीक है। फाइनली जो नंबर बना वो कुछ ऐसा बना, ठीक है। अब ये कैसे बना, zk प्लस R3, zk प्लस R3, ये k यहां पे क्या हो रहा है, ये यहां पे k क्वोशिएंट 3 हो रहा है। यानी कि z को आप Q3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और R3 से जोड़ रहे थे तो क्या बन रहा था, Q2 बन रहा था, ठीक है। और इस Q2 को फिर आपने किसकी जगह लिखा, ठीक है, आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। फिर इस Q2 का आपने मल्टीप्लाई किया y से और उसमें R2 जोड़ा, तब आपका Q1 बना। और फिर आपको इस Q1 को x से मल्टीप्लाई किया और R से जोड़ा, तब आपको ओरिजिनल नंबर बना। यानी आप समझिए कि उस Q3 को जब आपने x से मल्टीप्लाई किया और R3 से जोड़ा तो आपका क्या बना, Q2 बना। यानी ये जो पूरा पैकेट था ये क्या था, Q2 था, ठीक है। फिर इस Q2 को जब आप y से मल्टीप्लाई करके R2 जोड़ोगे, यानी y इंटू Q2 प्लस R2 जोड़ोगे, तब क्या बनेगा, Q1 बनेगा। यानी ये पूरा पैकेट क्या हो जाएगा, Q1, ठीक है। और फिर इस Q1 को आप x से मल्टीप्लाई करके R1 जोड़ोगे तो ओरिजिनल नंबर बन जाएगा। यानी कि पूरा नंबर क्या बन जाएगा, पूरा नंबर बन जाएगा आपका n, जो कि मैंने आपको बता रखा। तो इस तरीके से बनती है इक्वेशन कि मैंने कहा था ना फ्रॉम द बैक, यानी उसने बोला कि सक्सेसिव डिवीजन तो शुरू हुआ है XYZ से, लेकिन नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए आप एंड से शुरू करोगे, ठीक है। सक्सेसिव डिवीजन शुरू से शुरू हुआ है, लेकिन नंबर को एक्सप्रेस करने के लिए आप हमेशा एंड से शुरू करोगे। यानी z इंटू के कॉन्स्टेंट मान के, Q3 मान के, जैसे भी मान के आप अंदर से शुरू करेंगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। Okay friends, so friends, this has been question this basic explanation about successive divisions tells to me that if you start dividing a number first from x, then from y, then from z, and you get the remainders in 3 cases, R1, R2, R3. So when you're dividing, suppose the number is n by x, suppose you're getting the quotient as Q1 and obviously the remainder as R1. So now this quotient Q1 becomes the input or becomes the next number for division from y. So now this Q1 gets divided from y. And here I think the question gets, I suppose that question is K2 and remainder R2 is given. And obviously now this Q2 becomes the input number for Z. So now this Q2 gets input for being divided by Z. And now I assume that the question come out as Z3, Q3 and remainder is obviously R3 given. So last quotient is Q3. Now obviously if I am going to express this number n in all of these variables, obviously these variables will be given in the form of values when the original question will come in front of you. So obviously, the last question coming is Q3. So if I have to make this Q2, I have to multiply this Z by Q3 plus R3. So I have written Z into K plus R3. This K, I assume the constant, this K is basically Q3. So Z into Q3 plus R3. What is this? This is Q2. So written here Q2. Now this Q2 was the quotient for the second case. So Y into Q2 plus R2 will become Q1. So Y into Q2 plus R2 becomes the Q1. Okay, and now this Q1 into x plus R1, this Q1 whole into x plus R1 becomes the whole number. So this is the way to express. If you started dividing from start, when you will be expressing this number in terms of all of these variable, you will start from the end. आपको आखिरी से शुरू करना पड़ेगा और यही सबसे बड़ा कैच होता है सक्सेसिव डिवीजन का कि जब आप एक्सप्रेशन बनाओगे आपको आखिरी से शुरू करना पड़ेगा।
ठीक है, आई होप कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, और इस चीज़ को आप और अच्छे से समझ पाएंगे जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जब तक हम किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते तब तक वो चीज़ हमें कभी समझ में नहीं आ सकती। तो क्वेश्चन देखते हैं सक्सेसिव डिवीजन के। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। Find the least natural number which when successively divided by 4, 5 and 6 leave respective remainders of 3, 2 and 1। ठीक है, यानी कि हमको वो लीस्ट नेचुरल नंबर निकालना है जो सक्सेसिवली डिवाइड हो रहा है 4, 5, 6 से, और हमको रिस्पेक्टिव रिमाइंडर दे रहा है 3, 2, 1। तो 4, 5, 6 से शुरू हो रहा है, यानी डिवीजर जो है वो 4, 5, 6 से यानी 4 से शुरू कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर हम जब डिवाइड करना 4 से शुरू कर रहे हैं तो हम एक्सप्रेशन बनाना कहां से शुरू करेंगे? 6 से। यही तो मैंने आपको बताया कि जब आप डिवाइड करना x से शुरू कर रहे हैं तो x y z, तो एक्सप्रेशन बनाना कहां से शुरू करेंगे? z, क्योंकि इस डिवीजन के साइन में सबसे बाहर क्या होगा? z होगा। सबसे बाहर क्या होगा? z होगा। यानी कि आप एक्सप्रेशन बनाना कहां से शुरू करेंगे? आप एक्सप्रेशन बनाना शुरू करेंगे 6 से। अब यहाँ कांस्टेंट को आप डिपेंड करता है क्या मानते हैं, आप कांस्टेंट को q3 मानते हो या आप कांस्टेंट को k मानते हो। मैं तो यार कांस्टेंट को k ही मान के चलता हूँ। ठीक है, अगर आपको शुरुआत में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जब तक नहीं हो रही है तब तक आप कांस्टेंट को q3 भी मान सकते हो, लेकिन मैं कांस्टेंट को k मान के चल रहा हूँ। ये k q3 वही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 6k + 1। ठीक है, ये तो हो गया आपका कौन सा? q2 निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद इसको आप करोगे 5 से मल्टीप्लाई और उसमें क्या जोड़ दोगे? 2। ठीक है, ये आपका q1 निकल आएगा और इसको आप करोगे किससे मल्टीप्लाई? 4 से, उसमें क्या जोड़ दोगे? 3। ये बेसिकली मैंने एक्सप्रेशन कैसे बनाया है, इसी बेसिस पे एक्सप्रेशन बनाया है। इस एक्सप्रेशन को सीखने के लिए आपको बार बार सवाल को समझना पड़ेगा। इस एक्स वाई जेड की जगह 4, 5, 6 रख दीजिए, R1, R2, R3 की जगह 3, 2, 1 रख दीजिए। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या किया है। ठीक है, सबसे आखिर से शुरू है तो 6 से शुरू है तो 6x + 1 बन गया, 6k + 1 मान लिया मैंने, वो हो गया क्वेश्चन Q2। क्वेश्चन Q2 को जब आपने 5 से मल्टीप्लाई किया उसमें 2 जोड़ दिया तो क्वेश्चन Q1 हो गया। फिर उसको जब आपने 4 से मल्टीप्लाई किया उसमें 3 जोड़ दिया तो ओरिजिनल नंबर बन गया। तो नंबर कैसा बनेगा? 5 × 6k कर दीजिए तो 30k + 5 + 7, तो 30k + 7 हो जाएगा। ठीक है, और 30k + 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120k, 7 4 28 + 31, यानी नंबर कुछ ऐसा बनेगा 120k + 31। ठीक है, अब ये 120k + 31 नंबर बन गया। उसने पूछा है लीस्ट नेचुरल नंबर, तो लीस्ट नेचुरल नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप k = 0 पुट कर दो। तो जब आप यहाँ पे k = 0 पुट कर दोगे तो लीस्ट नेचुरल नंबर क्या निकल के आ जाएगा? 31। यानी 31 वो सबसे छोटा नंबर है जो इन सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। आप देख लीजिए, 31 को 4 से डिवाइड करिए, आपको 3 रिमाइंडर मिलेगा। 31 को, सॉरी गलत कर दिया, इंडिविजुअली डिवाइड नहीं हो रहा है। 31 को पहले आप 4 से डिवाइड करिए। ठीक है, सॉरी मैं समझाने में आपको गलती कर दी। 4 से डिवाइड करिए तो 4 7 = 28। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर रिमाइंडर 3 छूट रहा है तो पहला रिमाइंडर तो 3 है, 7 हो गया। अब 7 को किससे डिवाइड करिए? 5 से, तो 5 × 5। ठीक है, अब रिमाइंडर क्या आ गया? 2 आ गया। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है 1 है, इस 1 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर तो 1 आएगा ही आएगा। यानी कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि 35 को जब आप सक्सेसिवली 4, 5, 6 से डिवाइड करते हो तो आपको 3, 2, 1 मिलेगा। और हमेशा याद रखिएगा कि ये जो फॉर्म मैंने आपके सामने डिराइव किया 120k + 31, इस फॉर्म को यूज करके आप स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर कुछ भी निकाल सकते हो। ये मैंने एलसीएम में आपको निकालना बताया था, यहाँ नहीं बताऊंगा क्योंकि यहाँ पे एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिख दिया 120k + 31, और इस एक्सप्रेशन से आपको वहां तक पहुंचना मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मेथड में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ एलसीएम में, तो उसको डिस्कस करने का मतलब नहीं बैठता है यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स व्हाट आई हैव डन that in this thing it was being told to me that if a number, I will again repeat the question, it's very difficult for me to memorize the question. If a number, least natural number which when successively divided by 4, 5, 6, so it is successively divided by 4, 5, 6 and it is leaving 3 to 1, so obviously the last divisor 4, 5, 6, 3 to 1, 6 is 1, so this becomes 6k + 1 and this 6k + 1 is the value of q2. Okay, when this 5 gets multiplied by q2 and added by 2 we get q1, and when this q1 gets multiplied by 4 and added by 3 we get the original number which comes out as 120k + 31. And obviously if I have to find out the least number I will put the value of k is equals to 0, I will get 31. Now in order to check my condition is satisfied or not, I will divide 31 by 4. Quotient is 7, remainder 3, so remainder matches, divisor matches. Now 7 divided by 5 because this quotient now becomes the input as a number to be divided, so 7 divided by 5, quotient is 1, remainder 2, again remainder and divisor is matching. Now this 1 quotient is divided by 6, so obviously the remainder will be 1. So again the divisor and remainder matching. ठीक है, तो ये हो गया आपका तीसरा सवाल। अब आते हैं हम चौथे सवाल पे।
कि a number when successively divided by 3, 4, 9 leaves respective remainders of 2, 3 and 7. What will be the remainders if the smallest number of the above form is divided successively by 3, 5, 7? तो अगेन सबसे पहले तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं. तो 3, 4 और 9 से डिवाइड करा, 2, 3, 7 देना. तो आखिरी पकड़ो, आखिरी क्या हो जाएगा? 9k + 7. ठीक है. उसके बाद 4 और 3, तो 4 + 3 कर दो. उसके बाद 3 और 2. आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं कैसे कर रहा हूं. नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार इसको आपको देखना पड़ेगा. 9 4 36 और 4 7 28. 36 + 28 और 36 + 28 + 3 कितना हो जाएगा? 36 + 31. ठीक है. उसके बाद आप उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 108k + 93 + 2, तो 108k + 95. तो ये कितना निकल के आ गया? 108k + 95. स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है तो आप k = 0 पुट करिए, तो ये कितना नंबर कितना हो जाएगा? 95. तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा? 95. यानी 95 वो सबसे छोटा नंबर है जो जब आपका 3, 4 और 9 से डिवाइड होगा रिस्पेक्टिव रिमाइंडर देगा 2, 3 और 7. सक्सेसिव डिवीजन की बात हो रही है. तो अब पूछा गया है कि अगर इस 95 को हम सक्सेसिवली 3, 5 और 7 से डिवाइड करते तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? यानी अब हम इसको सक्सेसिवली 3, 5 और 7 से डिवाइड करते तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो करते हैं, यहां कर लेते हैं, जगह यहां पे है. 95 को पहले आप किससे डिवाइड करेंगे? 3 से. तो 3 3 से 9, 3 1 से 30 93 हो जाएगा. आपको पहला रिमाइंडर मिला 2. क्वेश्चन क्या हो गया? 31. अब इस 31 को आप किससे डिवाइड करोगे? अगला क्या है? 5. 5 6 से 30, रिमाइंडर क्या मिल गया? 1. दूसरा रिमाइंडर क्या हो गया? 1. अब क्वेश्चन क्या हुआ? 6. इस 6 को आप किससे डिवाइड करोगे? 7 से. पता चलेगा क्या ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 6. तो आपको रिमाइंडर किस ऑर्डर में मिले? 2, 1 और 6. यानी 3, 5 और 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमको जो रिमाइंडर्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 2, 1 और 6. Okay friends, so in this friend the question is telling to me that a number when successively divided by 3, 4 and 9 leaves respective remainders of 2, 3 and 7. What will be the remainders if the smallest number of the above form is divided successively by 3, 5 and 7? So obviously it is divided by 3, 4 and 9 and the remainders that are being left are 2, 3 and 7. So 3, 4, 9 is the division sequence and remainders left are 2, 3 and 7. So obviously what if I have started from 3, 4 and last to 9? So obviously now for making the expression, first I will use the last divisor, that is 9k + 7. Okay, that is 9k + 7. So I have written 9k + 7. So 9k + 7 becomes equals to q2. Now you can relate from this. That's why I'm just written it here and I am relating this 9k + 7 is equals to q2. If you're not able to understand it, again rewind the video and again see it. Now 9k + 7 is q2. And obviously, when you are going to multiply this 9k + 7 by 4 and add 3 to it, so it will be 4 into 9k + 7 + 3. So this will become q1. Okay. And now, in order to make this q1 to number, you have to multiply it by the first divisor, that is 3, and add 2 to it. So 3 into this whole quantity plus of 2. Now when I am going to solve it, it is something like this. 4 into 9, 36k, plus 4 into 7, 28. So 36k + 28. And outside plus 3, so 36k + 28 + 3, so this becomes 36k + 31. Now this 36k + 31 gets divided by 3, so it becomes 108k + 31 into 3, that is 93. So 108k + 93, and 108k + 93 + 2 becomes 108k + 95. So the smallest number here becomes, for k equals to 0, so the smallest number comes out as 95. Now the question is being asked to me that if this 95 is successively divided by 3, 5, 7, what will be the respective remainder? So that I have solved here. First I have divided 95 by 3. The quotient is 31 and the remainder is 2. Now this quotient 31 is divided by 5. The quotient is 6 and the remainder is 1. Now this 6 is divided by 7 and the remainder is 6. So the respective remainders are 2, 1 and 6. So my answer is 2, 1 and 6. अब इसी तरीके का एक और सवाल है, क्योंकि इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं इसलिए मैंने इस तरीके के 2 सवाल टेकअप किए हैं. ठीक है, खत्म करते हैं, उसका हम सक्सेसिव डिवीजन खत्म करते हैं. मुझे पता है फ्रेंड्स मैं बहुत तेजी से भाग रहा हूँ, बहुत तेजी चीज़ों पढ़ा रहा हूँ, पर खत्म करना है, टाइम की कमी है. तो मैं कुछ खास रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा, इसलिए मैं जल्दी से जो चीज़ मैंने शुरू की है इसको मैं खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि इसको एक कंप्लीशन रखूँ, ये आधा न छोड़ूँ. तो हो जाएगा, a number when successively divided by 4, 5, 7 leaves remainder as 3, 4, 6 respectively. What will be the remainders if the smallest number of the above form is successively divided by 2, 5 and 7? आइडेंटिकल सवाल है इसकी जैसा, बस डाटा अलग है. तो हम इसको एक बार और सॉल्व करके इसकी पूरी प्रैक्टिस करके फिर इस चीज को रैप अप करते हैं. किस ऑर्डर में डिवाइड हो रहा है? 4, 5, 7 में डिवाइड हो रहा है. रिमाइंडर दे रहा है 3, 4, 6. शुरू किससे हो रहा है? 4 से, फिर 5, फिर 7. पहला रिमाइंडर 3, 4 और 6. तो ऑब्वियस बात हम एक्सप्रेशन आखिरी से बनाएंगे, यानी हम 7 से शुरू करेंगे एक्सप्रेशन बनाना. तो सबसे पहले लिखेंगे 7k + 6. ठीक है,
उसके अगला 5 और 4, तो यहाँ 5 लिख दिया 4, उसके अगला 4 से किया और +3 लिखा, ठीक है। यानी कि 7k + 6 मुझे क्या देगा, Q2 देगा। फिर 5 × 7k + 6 + 4 क्या देगा, Q1 देगा। और फिर 4 और विद इन ब्रैकेट ये पूरी क्वांटिटी 5 × 7k + 6 + 4 + 3 क्या देगा, पूरा नंबर n देगा, ठीक है। इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक आपको क्लियर होने लगा होगा। 7 5 35, 35k + 30, ठीक है। 35k + 30 + 4 कितना हो जाएगा, 35k + 34, ठीक है। अब इस 35k + 34 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 140k + 34 × 4 वो कितना हो जाएगा, 136। तो 140k + 136 और उस 136 में 3 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 140k + 139। तो इस फॉर्म का सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा, आप k = 0 पुट कर दो तो आपको सबसे छोटा नंबर क्या मिलेगा, 139। तो सबसे छोटा नंबर मिल गया आपको 139। अब आपने सवाल में क्या पूछा है कि अगर इस नंबर 139 को, यही तो पूछा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर्स इफ द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ द अबव फॉर्म इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 257। तो अब अगर इस 139 को 2, 5 और 7 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है तो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स क्या मिलेंगे। तो पहले तो 139 को आप करो 2 से डिवाइड, तो ऑब्वियसली बात है 2 6 12, 2 9 18, तो रिमाइंडर मिला 1। क्वेश्चन हो गया 69। अब 69 को 5 से करो तो 5 13 65, रिमाइंडर हो गया 4। अब 13 आ जाएगा क्वेश्चन, 13 को 7 से करो तो 7 × 7, रिमाइंडर क्या आ गया 6। यानी आपको क्या क्या रिमाइंडर मिले, रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स 1 4 और 6। देख लेता हूँ सर, मैच करा लेता हूँ, बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1 4 और 6। तो यानी अब रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स क्या मिले मुझे, 1 4 और 6। अगेन फ्रेंड्स द सेम एक्सप्रेशन हैज बीन मेड। ऑब्वियसली फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द लास्ट, 6 is remainder, 7 is divisor, so 7k + 6 last divisor. The next divisor is 5, and the second last divisor is 4. So 5 × 7k + 6 + 4. So this 7k + 6 is Q2. 5 × 7k + 6 + 4 is Q1, and obviously this multiplied by 4 + 3 becomes the original number. This expression comes down to 140k + 139. So in order to find out the smallest number of this form, what I'm going to do, I'm going to substitute in the place of k as 0. So k is equals to 0, so this becomes 139. So 139 becomes the smallest number of this form, which when divided by 4, 5 and 7 leaves a remainder of 6, 4 and 3. So this is 139. This 139 when successively divided by 2, 5 and 7, what will be the respective remainders? So 139 first divided by 2, quotient 69 remainder 1, so first remainder is 1. Then this quotient 69 is divided by 8, 5, and quotient becomes 13, remainder 4, so second remainder is 4. And when this 13 divided by 7, quotient is 1 and the remainder is 6, so the last remainder is 6. So the remainder becomes 146 in that order. When divided by 2, 5 and 7, the number is 139, smallest number possible. सक्सेसिव रीजन हो गया। अब रिमाइंडर थ्योरम देखते हैं हम लोग, उसके बाद यूलर थ्योरम, विल्सन थ्योरम, फर्मैट थ्योरम। ओके फ्रेंड्स, नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम के बारे में हल्का हल्का मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मान लीजिए आपके पास कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है fx, ठीक है। पॉलिनोमियल हो चाहे 2 डिग्री इक्वेशन हो, चाहे 3 डिग्री हो, चाहे 4 डिग्री हो, ठीक है। अगर आप इसको किसी एक क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए x + 1 से डिवाइड करते हैं या x - 1 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको ये पता करना है कि अगर आप fx को x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, या आपको पता करना है कि fx = x - 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, जब आपको पता करना हो कि x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो रहा है, तो आप x + 1 को 0 के बराबर पुट करोगे, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। और जब आपको पता करना है x - 1 को 0 के बराबर जब x - 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो आप x - 1 को 0 के बराबर पुट करो तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो अब आपको पता करना है कि fx को जब x + 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो आप क्या करो, x = -1 यहाँ पे fx की जगह पुट कर दो, यानी कि f - 1 कैलकुलेट करो, ठीक है। और अगर आपको ये पता करना है कि आप fx को x - 1 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या होगा, तो आप x - 1 = 0 पुट किया, x = 1 निकाला, तो आप x की जगह 1 पुट कर दो और ये पता करो कि f1 की वैल्यू क्या होगी, तो वो रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स हो जाएंगे। तो पहले केस में रिमाइंडर क्या होगा, f of -1, दूसरे केस में रिमाइंडर क्या होगा, f of 1। यानी कि अगर आपके सामने एक क्वेश्चन दिया जाए कि 3x³ + 2x² - 5x + 1, इसको अगर आप x - 1 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या होगा, तो ऑब्वियस ही बात है x - 1 = 0 पुट करोगे तो x क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 1 3 + 2 × 1 2 - 5 × 1 5 + 1, 3 × 2 5 - 5
कट गया एक रिमाइंडर। यानी अब आप 3x³ + 2x² - 5x + 1 को x - 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1। और सिमिलरली अगर आप इसको x + 1 से डिवाइड करते हो तो x + 1 को 0 के बराबर पुट करोगे तो x = -1 हो जाएगा। -1 को वहां प्लेस करोगे तो ये जाएगा 3 × -1 प्लस ऑफ 2 × 1, क्योंकि -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा। -5 × -1 कितना हो जाएगा? +5 + 1। तो -3 + 2 कितना हो जाएगा? -1 -1 कट जाएगा, बचेगा क्या? 5। यानी दूसरे केस में रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो ये बेसिकली रिमाइंडर थ्योरम होती है यार। अब सवाल आता है कि इस रिमाइंडर थ्योरम का एप्लीकेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली दिस इज रिमाइंडर थ्योरम। व्हाट आई एम डूइंग दैट सपोज आई हैव अ पॉलिनोमियल इक्वेशन fx, okay, in a variable x, and I am dividing this polynomial equation fx by x + 1. And in the another case, I am dividing this polynomial equation fx by x - 1. So I want to find out what will be the remainder in two cases. So when I am dividing it by x + 1, what I am going to do? I am going to equate this x + 1 equals to 0. So I will get the value of x is equals to -1. And I am going to plate the value of x is equals to -1 in fx. So it will become f of -1. And f of -1 will be the remainder when fx will be divided by x + 1. And similarly, when fx is divided by x - 1, I have to find out the remainder. Place x - 1 equals to 0, so x becomes equals to 1. So place this value of x is equals to 1 in this fx, and obviously the value will be f1. So whatever will be the value of f1 will be the remainder when this polynomial equation fx is divided by x - 1. So I've taken an example. I've considered fx to be 3x³ + 2x² - 5x + 1. This is a polynomial equation of degree 3. And if it is being divided by x - 1, so what will be the remainder? Place x - 1 equals to 0, so x becomes equals to 1. Place the value of x is 1 here, so it will be 3 + 2 - of 5 + 1. So 3 + 2, 5, and subtract 5 more, it will become 0, so obviously the value will come out as 1. So obviously when fx is divided by x - 1, the remainder comes out as 1. And similarly, when this fx is divided by x + 1, place this x + 1 equals to 0. So this x becomes -1. Place this x equals to -1 in this equation, so it will become 3 × -1 plus 2 × -1 whole square 1. -5 × -1 becomes first of 5 plus 1. You are going to add this thing. So -3 plus of 2 will become -1. -1 plus of 1 will become 0, and 5 remains. So 5 becomes. So when this fx is equals to 3x³ + 2x² - 5x + 1 is divided by x + 1, the remainder is coming out as 5. अब यार ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इसका सबसे बड़ा एप्लीकेशन क्या है? सबसे बड़ा एप्लीकेशन आएगा इस तरीके के सवालों में जो मैंने नीचे लिखे हुए हैं। सवाल क्या है? 2^82/7 क्या होगा? 2^69/9 क्या होगा? फिर उसके बाद 2^94/15 क्या होगा? इन तीनों में आपकी ये रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई हो रही है, लेकिन इन्हीं तीनों में एक और थ्योरम अप्लाई हो रही है जिसका नाम है यूलर्स थ्योरम। ठीक है, तो इन तीनों को इस थ्योरम से सॉल्व करने के पहले मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि भाई यूलर थ्योरम क्या है। ठीक है, और यूलर थ्योरम देख लेंगे और फिर हम इन्हीं तीनों क्वेश्चन को हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व करेंगे और यूलर थ्योरम से भी प्राप्त करेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं कि यूलर थ्योरम क्या होती है। तो यूलर थ्योरम कुछ ऐसी है यार कि मैंने आपको टॉर्शेड नंबर निकालना बताया था। ठीक है, टॉर्शेड नंबर क्या होता था कि एक नंबर से कम ऐसे कितने नंबर हैं जो उस नंबर के साथ कोप्राइम है, वो टॉर्शेड नंबर था। ठीक है, टॉर्शेड फंक्शन भी बोलते थे उसको। तो उसको हम लोग फाई एन से डिनोट करते थे। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा टर्म है, न्यूमरेटर अपॉन नीचे मान लीजिए p है। ठीक है, और इसकी पावर पे आप मान लेते हैं क्या रख देते हैं? फाई ऑफ p। तो ये जो रिमाइंडर होगा वो हो जाएगा 1 इफ n एंड p आर co-prime with each other। ठीक है फ्रेंड्स, क्या बताया मैंने आपको? यूलर टॉर्शन फंक्शन फाई एन से डिनोट करते हैं। तो ये फाई एन मैंने आपको याद दिलाने के लिए रखा है, फिलहाल इसको भूल भी जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्या करना है कि मान लीजिए कि यार आपके पास कोई एक नंबर है n न्यूमरेटर में और नीचे डिनोमिनेटर जो नंबर लिखा है p। सबसे पहली कंडीशन ये है कि ये जो नंबर n न्यूमरेटर में लिखा है, ये जो नंबर डिनोमिनेटर में लिखा है p, ये दोनों एक दूसरे के साथ को प्राइम होने चाहिए। प्राइम नहीं बोल रहा हूं मैं, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब कि इस n और p का एक दूसरे के साथ 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि आप इस p का टॉर्शेड फंक्शन निकालोगे, टॉर्शेड नंबर निकालोगे। टॉर्शेड नंबर मतलब कि इस p से कम ऐसे कितने नंबर हैं जो p के साथ को प्राइम है। तो उसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं। p को प्राइम फैक्टराइज करोगे, पहले की वीडियो से बताया, आज की वीडियो में नहीं बताया, पहले की वीडियोस देखिए, थोड़ी मेहनत करिए।
ठीक है। तो P का आप टॉर्शन फंक्शन निकालोगे, वो टॉर्शन फंक्शन कैसे निकालोगे, P को प्राइम फैक्टराइज करोगे और उसके बाद वो फॉर्मूला लगाओगे n into 1 minus 1 upon a into 1 minus 1 upon b into 1 upon c into 1 minus 1 upon d and so on। डिटेल में बता चुका हूं पहले, ठीक है। और वो वैल्यू आपकी कुछ 5p निकल के आएगी। तो फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा कि दिस n to the power 5p को जब आप p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। फॉर्म कुछ ऐसा बनेगा कि जो न्यूमरेटर में n नंबर लिखा था जो p के साथ को प्राइम था, सो n and p आर को प्राइम, तो ये n के ऊपर n के इंडेक्स में, ठीक है, n के इंडेक्स या पावर में जब आप 5p चलाओगे, 5p क्या है, टॉर्शन नंबर ऑफ p, ठीक है। तो n टू द पावर टॉर्शन नंबर ऑफ p डिवाइडेड बाय p, इसका रिमाइंडर कितना होगा, 1 होगा। ये क्या है, यूलर्स थ्योरम। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज यूलर्स थ्योरम? Suppose in the numerator I have written number n and the denominator I have written number p, and if the condition is given that these two numbers n and p are co-prime with each other, then obviously the Taussian number of p, that is those numbers which are less than p and are co-prime with p, if the Taussian number of p is placed in the index of this n, so n to the power Taussian number of p, which when will be divided by p, it will give a remainder of 1. This is the thing, that this n to the power Taussian of p, Taussian function of p, this number when it is divided by this number p, my remainder comes out as 1. Somebody will say to you that in the base there should be always a prime number. It is not important that this p is a prime number. It doesn't matter. N and p should be co-prime with each other. This is the property. N and p should always be co-prime with each other. अब हम क्या करते हैं कि अब मैं आता हूं, इन तीन क्वेश्चंस को मैं रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व करूंगा, मैं यूलर थ्योरम से भी सॉल्व करूंगा। करते हैं सॉल्व, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले तो हम करते हैं किससे, रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व। क्या दे रखा है, 2 to the power 82/7। कैसे लिखोगे आप इसको भाई, इस 7 को तो आप लिख सकते हो 2 cube minus 1, ठीक है, और इसको आप लिख सकते हो 2 into 2 to the power 81, और 2 to the power 81 को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं, ठीक है। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2 to the power 82 बन जाएगा, 2 cube to the power 27, ये क्या हो जाएगा, 2 to the power 3 to 27, 2 to the power 81, और 2 to the power 81 into 2 to the power 1 कितना हो जाएगा, 2 to the power 1 plus 81, that is 2 to the power 82। तो बेसिकली वही लिखा है, और नीचे आपने क्या लिखा, 2 cube minus 1। अब आप इसको कंपेयर करो, fx डिवाइडेड बाई x minus 1, इससे कंपेयर करो। यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे मैं x वेरिएबल किसे मान लूंगा, यहाँ पे मैं x वेरिएबल मान लूंगा 2 cube को। तो अगर x वेरिएबल 2 क्यूब मिल जाएगा तो आपका ये 2 क्यूब माइनस 1 है नीचे, तो अब आप इस 2 क्यूब माइनस 1 को 0 के बराबर पुट करोगे, ठीक है। 2 क्यूब माइनस, क्योंकि आप 2 क्यूब को यहाँ पे एक वेरिएबल x मान ले रहे हो, ठीक है। तो 2 क्यूब को अगर आप 0 के बराबर पुट करोगे तो 2 क्यूब बराबर 1 आ जाएगा, यानी वो x बराबर 1 आ जाएगा, और उस 1 को आप उस 2 क्यूब की जगह रिप्लेस कर दोगे तो ये 1 to the power 27 हो जाएगा, और 1 to the power 27 हो जाएगा तो ये पूरी क्वांटिटी तो 1 हो जाएगी, तो बचेगा क्या, 2। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 to the power 82/7 as a remainder of 2। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 2 to the power 82/7 है, इसको ऐसे लिखा, ऐसे लिखना ज्यादा आसान मुश्किल नहीं है। ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि 7 को मैंने लिखा 2 cube minus 1, तो 2 cube minus 1, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखिए x minus 1, तो आपको x को 2 क्यूब के बराबर एज्यूम करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे ये जो fx था, ठीक है, ये fx क्या था, ये ऊपर वाली पॉलिनोमियल इक्वेशन थी, और नीचे क्या आ गया, x minus 1 आ गया। x को आपने क्या मान लिया, 2 क्यूब मान लिया। तो अगर x को आपने 2 क्यूब मान लिया, तो मैंने बताया था कि x minus 1 को आप 0 के बराबर पुट करोगे, तो यहाँ पे अगर आपने 2 क्यूब को x मान लिया तो यहाँ पे भी x minus 1 नीचे होगा, इसको 0 बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यानी 2 क्यूब की वैल्यू क्या मानोगे, 1 मानोगे, और उस 1 को आप इस ऊपर न्यूमरेटर में 2 क्यूब की जगह पुट करोगे। ये 2 भूल जाओ, इससे मतलब नहीं है। इस 2 क्यूब की जगह 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 to the power 27 इक्वल्स टू 1, यानी ये पूरा टर्म तो 1 में चेंज हो गया, तो बचा क्या, 2। तो ये 2 क्या हो जाएगा, रिमाइंडर when 2 to the power 82 is divided by 7। So friends, we are not doing nothing, we are just manipulating these facts, and I am trying to bring this whole format into this form. This form is fx upon x minus 1. So I am writing this 2 to the power 82 as 2 into 2 to the power 81, and 2 to the power 81 can be written as 2 cube to the whole power 27. Okay, and in the denominator this 7 can be written as 2 cube minus 1. So I am supposing this x minus 1 to be 2 cube minus 1, so x comes equals to 2 cube. So obviously if x minus 1 I was supposing as 0, so x becomes 1, so this 2 cube becomes 1 here, and I am going to replace this 2 cube by 1 here. So 1 to the power 27 will change itself into 1. So this whole quantity will become 1. Only 2 will remain. So 2 becomes the remainder, where 2 to the power 82 is divided by 7. ये क्या हो गया, ये तो भाई हो गया कि जब आप इस सवाल को रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व कर रहे हो। अब आती है किस चीज की बात, अब हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे यूलर थ्योरम से। तो यूलर थ्योरम से सॉल्व करने के लिए एक डंडा खींच दीजिए, 2 to the power 82/7, 7 का टॉर्शन फंक्शन निकालिए।
7 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 7 टू द पावर 1, इसका टॉर्शन फंक्शन हो जाएगा 7 into 1 minus 1/7। मैं ये मानते चलो आपको टॉर्शन फंक्शन निकालना आता है, तो ये आ गया 6, यानी कि मैं यूलर थ्योरम से कह सकता हूँ कि 2 to the power 6 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर आ जाएगा 1। और होता भी है 2 to the power 5 32 होता है, 2 to the power 7 क्या होता है 6 क्या होता है 64, 64 को 7 से डिवाइड करिए 7 3 63, तो एक रिमाइंडर यानी 2 to the power 6/7 होता है। 2 to the power 82 है, इसको चेंज करते हैं, तो 2 to the power 6 लिखिए इसको, तो यहाँ लिखिए 13, तो क्या हो जाएगा 2 to the power 78, और यहाँ 2 to the power 82 है, तो ये क्या हो जाएगा 2 to the power 4 डिवाइड बाई 7। यहाँ पे फिर वही मैंने आपको थ्योरम बताई थी कि बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन लगाया, तो इससे जो रिमाइंडर आएगा 2 to the power 6 से रिमाइंडर क्या आ रहा है 7 का 1, तो 1 to the power 13 क्या होगा ओवरऑल रिमाइंडर 1 ही देगा, और 2 to the power 4 क्या हो जाएगा 2 to the power 4 हो जाएगा 16, और 16 जब 47 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, तो इन दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा था तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, यानी यहाँ से भी रिमाइंडर कितना निकल आएगा 2, यानी ये दोनों क्या होगा बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है कि बीच में मल्टीप्लिकेशन लगता है तो इंडिविजुअल रिमाइंडर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बीच में एडिशन लगता है तो इंडिविजुअल रिमाइंडर्स ऐड हो जाते हैं। So friends, then I have solved this question number 6 by applying the Euler's theorem. How I have done it? The question was given to me 2 to the power 82/7. Now here 7 and 2 are co-prime with each other, so the first condition is satisfied. So what I have done, I have calculated the Taussian number of 7. So in order to calculate the Taussian number of 7, first I have prime factorized 7. So the prime factorization of 7 is 7 to the power 1. So using the formula, it will be 7 into 1 minus 1/7 is equals to 6. Here comes the Taussian function. So Taussian function comes as 6. Now for Euler theorem, I can say that this n, what is this n2? 2 to the power Taussian number 6. 2 to the power 6 upon what was the number beneath 7. So 2 to the power 6 upon 7 will give a remainder of 1. And you can also cross check it. 2 to the power 5 is 32 and 2 to the power 5 is 32 into 2, 64 divided by 7. 7 into 9 63, 1 is the remainder. So obviously this is true. By using the property, I have got the true property. 2 to the power 6 upon 7, remainder is 1. Now I am expressing this 2 to the power 82 in terms of 2 to the power 6. So 2 to the power 6 to the whole power 13 become 2 to the power 78. And in order to make it 2 to the power 82, multiply it by 2 to the power 4. So 2 to the power 6 to the whole power 13, when divided by 7 will give a remainder of 1. And into 2 to the power 4, so 2 to the power 4 is 16. 16 divided by 7 will give a remainder of 2. So this 2 to the power 4 when divided by 7 gives a remainder of 2. 2 to the power 6 to the power 13 when divided by 7 gives a remainder of 1. And obviously, in between these two terms, a multiplication sign is there. So also, in between 1 and 2, a multiplication sign will be there, which give me the final remainder as 2. So obviously, 2 to the power 82 when divided by 7, the final remainder comes out as 2. तो हमने ये तो देख लिया एक क्वेश्चन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन के बेसिस पे अगला क्वेश्चन देखने में हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, अभी तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया यार, तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 कैसे हो जाएगा? ये इंक हाथ में रिएक्ट करती है, इसे हाथ से मिटाने का मन नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 7, 2 to the power 69/9, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे। तो इसको आप लिख सकते हो, ये क्या है 2 cube + 1, ठीक है। इसको लिख सकते हो 2 cube + 1। तो उसको ऊपर वाले को भी आप क्यूब के फॉर्म में लेके आओ तो कितना हो जाएगा 2 cube to the whole power 23, क्योंकि 3 into 23 क्या होता है 69 होता है। और नीचे क्या है 2 cube + 1, ठीक है। तो ऊपर वाले अगर आप 2 cube को x मान लेते हो तो ये fx पॉलिनोमियल अगर ऊपर है तो नीचे क्या आ गया x + 1 आ गया। तो अब आप x + 1 = 0 पुट करोगे तो x को आपको -1 मानना पड़ेगा, यानी 2 cube को आपको यहाँ -1 मानना पड़ेगा। और इस -1 को जब आप यहाँ पुट करोगे 2 cube की जगह पे तो आपको क्या मिलेगा -1 to the whole power 23, और -1 to the odd power कितना देता है -1 ही देता है। यही आपको कुल मिला के मिला क्या -1/8। और जब आपको रिमाइंडर मिल जाए -1 तो उस रिमाइंडर को प्लस में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, इस -1 को इस डिनोमिनेटर यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो उससे जोड़ दोगे, तो आपका आंसर हो जाएगा -1 + 9 8। योर आंसर विल कम आउट एज 8, यानी आपका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 8। इसलिए मैंने एक केस 2 cube -1 कर लिया और एक केस 2 cube + 1 कर लिया। तो फ्रेंड्स, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस क्वेश्चन? इट इज बीइंग टोल्ड टू मी व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 2 to the power 69 is divided by 9. So I have expressed this 9 as 2 cube + 1. And obviously, I have expressed this as the numerator, that is 2 to the power 69 as 2 cube to the whole power 23. Now, the above is obviously a polynomial equation fx, and in the downwards it is divided by x + 1, where I am supposing x to be 2 cube. So obviously, if x + 1 = 0, so x becomes -1. So 2 cube + 1 = 0, so 2 cube becomes -1. And when you are going to place this -1 in place of this 2 cube, it will be -1 to the whole power 23, which will come out as -1. Okay, so now I've got the remainder as -1. Remainders can never be negative, so it is -1 when divided by 9. So in order to get the positive
remainder, I'm going to add this -1 to the divisor, that is 9, and I will get the answer as 8. तो this was the method of solving this by remainder theorem. अब हम इसको सॉल्व करते हैं यूलर थ्योरम से, ठीक है। 2 to the power 69 by 9, ठीक है। 2 और 9 को प्राइम है, जवाब आया है। 9 का यूलियर 9 का टॉर्शन नंबर निकालते हैं, तो जाएगा 1 - 1 by 3। ये 3 क्यों किया, वीडियोस देखिए पीछे की। तो 9 × 2 by 3 कितना हो जाएगा, 6। टॉर्शन नंबर कितना निकल के आ गया, 6। तो यानी कि 2 to the power 6 अपॉन 9, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6। नहीं सॉरी 1 आ जाएगा, क्या कर रहा हूं यार, सॉरी। ये रिमाइंडर आ जाएगा आपका, कहाँ का क्या बैठा रहा हूं, 1। आप देख सकते हैं क्यों, 2 to the power 5 होता है 32, 32 × 2 64, 64 को 9 से डिवाइड करें 9 7 63, तो रिमाइंडर क्या निकलेगा, ए निकलेगा। तो ऑब्वियसली बात फिर से सही। तो 2 to the power 6 अपॉन 9 ये आ गया। तो आप इसको कैसे लिखोगे, 2 to the power 6 11 डिवाइडेड बाय 9, तो ये क्या आ जाएगा 2 to the power 66, और यहाँ क्या आ जाएगा 2³ तो ऑब्वियस सी बात है, ये बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा है। तो 2 to the power 6 डिवाइड बाय 9 है 1, 1 to the power 11 क्या दे देगा, 1 ही दे देगा रिमाइंडर। तो यहाँ तो 1 ही है। 2³ क्या है 8, तो 8 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर क्या देगा, 8 ही देगा। इन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन साइन लगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन लगेगा, यानी मेरा न्यूमरेटर निकल के आ जाएगा 8, जो दोनों केसेस में बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 8, ऊपर भी 8 आया, और यूलर थ्योरम से किया तो भी 8 आया। सो फ्रेंड्स, आई वुड प्रूव दिस क्वेश्चन अगेन बाय यूलर्स मेथड। ऑब्वियसली इट वाज 2 to the power 69 upon 9, 2 and 9 are co-prime, so I can apply this formula. So I find out the torsion number of 9. In order to find out the torsion number of 9, I multiply 9 into 1 - 1 by 3. Why I did it like this? If you have to want to know this, go back to my previous video and study the video lecture related to torsion number. So this becomes 6. So the torsion number of 9 comes out as 6. That is, there are 6 numbers less than 9 which are co-prime with 9. What are those numbers? 1, 2, 4, 5, 7 and 8. These are 6 numbers. Okay, just for your revision purpose. So obviously this becomes 6. So using this theorem, 2, that is a numerator base, 2 to the power 6, 6 in the index, 6 in the power index. So 2 to the power 6, 6 in the power, 2 to the power 6 upon 9, the remainder becomes 1. You can also check it because it's a small quantity. 2 to the power 5 is 32, 2 to the power 6 will become 32 into 2, 64, 64 by 9, 9 7 is 63, the remainder is 1. So obviously 2 to the power 6 upon 9, the remainder is 1. Now I'm going to express this 2 to the power 69 in terms of 2 to the power 6. So it will become 2 to the power 6 to the whole power 11 into 2³ because this comes out at 2 to the power 66 and I have to make 2 to the power 69. So I have to add 3 in the index, so I will multiply it by 2³. So it becomes 2 to the power 6 to the whole power 11 into 2³ divided by 9. This 2 to the power 6 when divided by 9 gives a remainder of 1. So 1 to the power 11 again remainder of 1. Then this 2³ divided by 9. This 2³ is 8, so 8 divided by 9, again remainder is 8. So in between these two individual terms, a multiplication sign is there. So in between these two individual remainders, a multiplication sign will be there. So it will be 1 into 8. So 8 will be the final remainder. And 8 comes the answer from the remainder theorem also, and from this theorem also, Euler's theorem also. तो फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको छठा क्वेश्चन बताया, सातवां क्वेश्चन बताया, बोर्ड रख कर लेता हूँ, फिर मैं आठवां भी देख लेता हूँ, और आठवें के बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, और उस क्वेश्चंस के बाद यूलर थ्योरम मैंने आपको बता दी है, ठीक है, और फिर मैंने आपको ये रिमाइंडर थ्योरम बता दिए, फिर 5 के स्क्वायर्स बता दूंगा, फिर लिटिल फॉर्मेट थ्योरम और विल्सन थ्योरम बचेगी। अगला सवाल देखते हैं। अब थोड़ा तेजी में जाऊंगा मैं। 2 to the power 94 by 15, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करना, हाउ टू सॉल्व दिस, ठीक है। अगेन आसान है भाई, नीचे वाले 15 को तो मैंने लिखा 2 to the power 4 - 1, 2 की पावर में दिख रहा है तो ऐसे लिख दिया। ऊपर क्या करेंगे, ऊपर क्या रहा है नंबर को 2 की पावर 4 पे लेके आने की कोशिश करेंगे, तो 23 हो जाएगा। तो 4 × 23 कितना होता है, 92 होता है। इसको 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 to the power 4 - 1 = 0 पुट करो तो 1 हो जाएगा। इसको यहाँ पुट करो तो ये 1 to the power 23 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। 15 क्या किया, 2 to the power 4 के टर्म्स पर रखा, तो 2 to the power 4 - 1, 2 to the power 4 - 1 को 0 मान लो, तो 2 to the power 4 is equals to 1 हो जाएगा। यानी इस 2 to the power 4 को हम क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं, तो इस 2 to the power 4 की जगह हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो यहाँ 1 पुट कर देंगे, 1 to the power 23 1 ही रह जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा। ये तो किससे हो गया तरीका, ये तरीका हो गया आपका रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करने का। अब हम किस पे आते हैं, यूलर थ्योरम पे। तो 15 का टॉर्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 और 5, 2/3 से मल्टीप्लाई करो और 4/5 से मल्टीप्लाई करो।
अगर आप घूम रहे हैं कि क्या मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो यू नीड टू गो बैक एंड व्यू माई प्रीवियस वीडियोस। तो पहले देख लो सही मल्टीप्लाई किया कि नहीं। 5 5 ठीक है 8। तो अब क्या हो जाएगा, इसके वजह से पता चला कि 2 टू द पावर 8 बाई 15 का रिमाइंडर है 1। चेक कर लेते हैं। 2 टू द पावर 6 तीसरे से 64 कर रहा है, 64 में 4 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 256। 256 को 15 से डिवाइड करो, 15 का 15 और 15 7 105 1 है, सही है। तो 2 टू द पावर 8 अपॉन 15 का रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो अब इसको 2 टू द पावर 8 टू द पावर क्या करेंगे 28 11, तो 2 टू द पावर 88 हो जाएगा, और यहाँ 2 टू द पावर 6 कर दो 15। तो ये तो आपको रिमाइंडर 1 दे देगा। 2 टू द पावर 6 कितना होता है, 2 टू द पावर 6 होता है 64, और 64 जब 15 से डिवाइड करके तो रिमाइंडर क्या देगा 4। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा 4। तो यहाँ से भी आंसर 4 आया, यहाँ से भी आंसर 4 आया, दोनों जगह से आंसर आपका 4 है। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। आगे चलते हैं 9। ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा। 27 टू द पावर 27 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब इसको यूलर थ्योरम से करें, ठीक है, या फिर रिमाइंडर थ्योरम से करें। रिमाइंडर थ्योरम से तो सॉल्व करना थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये 3 की पावर 27 की पावर है, 100 को मैं प्लस माइनस 1 में लेके आ पा रहा, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, मैं नहीं ला पा रहा हूँ। तो मैं काम करता हूँ, उस टिपिकल मेथड को छोड़ता हूँ। एक मेथड में ये कर सकता हूँ कि इसके आखिरी 2 डिजिट्स पता कर लूँ, जो मैं अभी पिछली वीडियो में आपको बताए थे। एक वो कर सकता हूँ, उससे भी करेंगे। एक और काम करता हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। देखिए, जब भी आप वहां एग्जाम में सवाल सॉल्व कर रहे होंगे, आपको ऐसा नहीं है कि आपने दिमाग में एक मेथड रखे रिमाइंडर थ्योरम, तो आप रिमाइंडर थ्योरम को यूज करके ही उस सवाल को सॉल्व करेंगे। ऐसा कभी नहीं करना है आपको। आपको अपने सवाल के हिसाब से अपने कॉन्सेप्ट को लगाना पड़ेगा। यानी कुछ कंसेप्ट में रिमाइंडर थ्योरम सेट बैठेगा, कुछ कंसेप्ट में यूलर थ्योरम सेट बैठेगा, कुछ में फॉर्मेट-लेटर थ्योरम सेट बैठेगा। फॉर्मेट-लेटर थ्योरम में यूलर थ्योरम में ज्यादा फर्क नहीं होता। कुछ में विल्सन थ्योरम सेट बैठेगा। तो कुल मिला के आपको सारी थ्योरमों पे कमांड होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन के हिसाब से आप चीजों को मोल्ड कर पाओ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अगर मैं स्क्वायर निकाल के लास्ट 2 डिजिट्स निकालने पे जाऊंगा तो थोड़ा लंबा पड़ेगा। अभी दिखाऊंगा कि वो लंबा पड़ रहा है, ठीक है। और लेकिन अगर यहाँ पे आप इसको यूलर थ्योरम से सॉल्व करते हो तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। इस 2 टू द पावर 27 को आप 3 क्यूब लिख दो, और 3 क्यूब टू द होल पावर 27 कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 8 1 डिवाइड बाय 100। अब आप एक काम करो, 3 और 100 आपको कोप्राइम नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप 100 का टॉर्शियन नंबर निकालो। तो 100 टॉर्शियन नंबर कैसे निकलेगा, 2 और 5 इसके वो होते हैं, इंटू 1/2 इंटू 4/5 कितना निकल के आ जाएगा 40। यानी कि 3 टू द पावर 40 अपॉन 100 का जो रिमाइंडर होगा वो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये क्या है 81। तो 3 टू द पावर 40 टू द होल पावर 2 इंटू 3 अपॉन 100, ऐसा कुछ है। ये इस 3 टू द पावर 81/100 को मैंने ऐसे लिख दिया है। और ये 3 टू द पावर 40 तो मुझे रिमाइंडर 1 दे रहा है, तो 1 स्क्वायर का रिमाइंडर तो 1 ही रहेगा। और ये 3 का 100 से रिमाइंडर क्या आएगा 100 ही रहेगा। तो ये 1 इंटू 3 मल्टीप्लाई होकर मुझे फाइनल रिमाइंडर कितना दे देगा 3 दे देगा। यानी कि मुझे 5 सेकंड में पता चल गया कि आंसर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। और अगर इसी क्वेश्चन को मैं इस आखिरी 2 डिजिट्स निकाल के करने की कोशिश करूं तो वो भी करते हैं। तो उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में आप 27 टू द पावर 27 है, ठीक है। तो एक 27 अलग हटाओ तो 27 टू द पावर 26 हो जाएगा। अच्छा, 27 की आखिरी 27 स्क्वायर की आखिरी डिजिट्स क्या होती है 729 होती है। तो अभी क्या हो जाएगा 29 टू द पावर 13, क्योंकि 26 बटा उसको 2 से बांट दोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे 27 इंटू 29 लिखोगे, और आप क्या 29 टू द पावर 12, और 29 का स्क्वायर क्या होता है 841, यानी 41 टू द पावर 6, ठीक है। और इसकी आखिरी डिजिट निकालने के लिए आप क्या करोगे 4 6 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा 24, तो वो 41 हो जाएगी। और यह 27 इंटू 29 है। 27 इंटू 29 को सॉल्व करने की जल्दी क्या करेंगे 27 इंटू 27 क्या होता है 729, और 729 में आप क्या जोड़ दोगे 54 जोड़ दोगे। तो अगर 730 में 54 जोड़ते हो जाता है 784। यहाँ पे क्या है एक कम है तो 783 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 83, यानी 27 इंटू 29 की आखिरी 2 डिजिट्स क्या हो जाएगी 83। अब 83 इंटू 41 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये जाएगा 83, और 4 3 12 4 8 32 33, तो 3 10 4 3403 आया। लास्ट 2 डिजिट्स क्या है 03। तो यहाँ से भी आपकी 2 डिजिट्स निकल के क्या है 03। लेकिन ये मेथड थोड़ा लंबा पड़ा, कंपैरेटिवली ये मेथड बहुत शॉर्ट था, ठीक है। तो कहीं पे यूलर सेट बैठ जाएगी, यानी यहाँ यूलर थ्योरम बहुत ज्यादा सेट बैठी है, स्क्वायर करने वाला सेट नहीं बैठ रहा है। और इसका जस्ट एक अपोजिट सवाल लिया है मैंने क्वेश्चन नंबर 10। आप क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे कि आपका स्क्वायर वाला बहुत सेट बैठा है, यूलर थ्योरम सेट नहीं बैठेगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में अगर आप यूलर थ्योरम लगाते हो तो 100 का टॉर्शन नंबर निकल के आएगा 40। ये क्या है 47 टू द पावर 100 अपॉन 100 का रिमाइंडर निकाला है, तो 100 का टॉर्शन नंबर ही 40 निकल के आएगा। तो 47 टू द पावर 40,
तो 47 टू द पावर 80 तक के लिए तो आप कर लोगे, 47 टू द पावर 20 के लिए क्या करोगे, वहां फंस जाओगे। तो आप क्या करो यहाँ पे 47 टू द पावर 100 जो आपको दे रखा है अपॉन 100, आप एक काम करो इसकी आखिरी दो डिजिट्स निकालने की कोशिश करो और वही हो जाएगा आपका आंसर, रिमाइंडर निकालना है आपको। तो 47 को क्या लिख सकते हो 50 माइनस 3, और माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या होता है 09, यानी ये क्या हो जाएगा 09 टू द होल पावर 50। बता चुका हूँ ये क्यों हो रहा है, कुछ आप वीडियोस देखिए वापस। 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, तो ये क्या हो जाएगा 81 टू द होल पावर 25। और बस अब तो सवाल ही सवाल हो गया, 81 टू द होल पावर 25 निकल के आएगा। इस 8 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, आपको मिलेगा 40, 40 की लास्ट डिजिट 0, तो आपको लास्ट दो डिजिट्स क्या मिल गई 01 मिल गई, यानी कि आपको रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1। तो आंसर इज रिमाइंडर इज 1। तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे आपको स्क्वायर करना बहुत सेट बैठा, यहां पे यूलर थ्योरम तो आपको ले डूबती। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है। 12 टू द पावर 13 टू द पावर 14, इसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 145। अगेन 12 टू द पावर 13 टू द पावर 14 को आप किससे डिवाइड कर रहे हो 12 स्क्वायर प्लस 1। क्या दिखा यहां पे, मुझे ये दिखा कि यार यहां पे तो मेरी एक थ्योरम सेट बैठ रही है जो कि रिमाइंडर थ्योरम है। 145 का आप टॉर्शन नंबर निकालोगे, उसको ऊपर चढ़ाओगे, तो 145 का टॉर्शन नंबर क्या होता है 5 इंटू 29 होता है। तो 145 इंटू 4/5 इंटू 28/29, 5 इंटू 28 100 कितना निकल के आएगा इसका 4/5 इंटू 28/29, तो 28 इंटू 4 कितना, तो 112 निकल के आएगा इसका टॉर्शन नंबर। और फिर अब 12 टू द पावर 112 आपका क्या होता है, 12 टू द पावर 112 को जब आप 145 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बनाएगा। यहाँ पे तो आपका टॉर्शन नंबर वो यूलर थ्योरम तो सेट ही नहीं बैठ रही, यूलर थ्योरम से तो सवाल हो ही नहीं रहा सॉल्व। तो यहाँ पे कौन सा सवाल फॉर्मूला लग रहा है आपको, यहाँ पे थ्योरम लग रही है रिमाइंडर थ्योरम। यहाँ पे सवाल रिमाइंडर थ्योरम से बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर आपको एक पॉलिनोमियल दिख रहा है, किस टर्म में 12 स्क्वायर के टर्म में, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया x+1 यानी 12 स्क्वायर प्लस 1, यानी यहाँ पे 12 स्क्वायर प्लस 1 0 पुट करेंगे तो 12 स्क्वायर क्या हो जाएगा -1 के बराबर हो जाएगा, यानी x -1 के बराबर हो जाएगा। तो ऊपर के टर्म को हमें 12 स्क्वायर के टर्म्स में लेके आना है, तो अब ऐसे लिखो 12 स्क्वायर टू द होल। अब 12 टू द पावर 13 टू द पावर 14 को मैं 12 स्क्वायर टू द होल पावर के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 12 की पावर यहाँ क्या चढ़ी होगी 13 टू द पावर 14, 13 टू द पावर 14 एक ऑड नंबर होगा, इवन नंबर। देखिए 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 13 आप 14 टाइम्स लिख देंगे, यानी एक ऑड नंबर ही ऑड नंबर इवन टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ऑड नंबर ही आपस में ऑड नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो ऑब्वियसली बात है उसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो ऑड नंबर निकल के आएगा, ठीक है, वो कुछ ऑड नंबर निकल के आएगा, ठीक है। उस ऑड नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो, उस ऑड नंबर को, यानी कि अगर 12 स्क्वायर लिख रहे हो तो आप 13 टू द पावर 14 को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो आप इस 13 टू द पावर 14 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो जो भी नंबर आएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, आप कोई सा भी ऑड नंबर लो, 57 ले लो, तो 57 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 28 प्लस 1, यानी 2 को आप 28 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 1, यानी 28 इंटू 2 56 प्लस 1, कोई और ऑड नंबर 117 ले लो, उसको 2 से डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा 58 प्लस 1, यानी 2 5 2 इंटू 58 प्लस 1, ठीक है। यानी कि इस 13 टू द पावर 14 को भी आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट आएगा इवन नंबर और एक रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है, और उस एक रिमाइंडर को आप अलग से सेटल करोगे, यानी कि 12 टू द, ये नंबर फाइनली कुछ इस फॉर्म का आएगा 12 टू द पावर 2 इवन इंटू 12, ठीक है, ये नंबर कुछ इस फॉर्म का आएगा, यानी 12 टू द पावर 13 टू द पावर 14 कुछ इस फॉर्म का आएगा 12 स्क्वायर टू द होल पावर इवन इंटू 12, क्योंकि क्या है 12 स्क्वायर टू द होल पावर इवन, ये 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके एक इवन नंबर देगा और उसमें ये 12 टू द पावर 1 जोड़ देगा, तो इवन नंबर प्लस 1 क्या हो जाएगा ऑड बन जाएगा, जो कि इस फॉर्म में आ जाएगा 12 टू द पावर 13 टू द होल पावर 14 के, ठीक है। तो इस 12 टू द पावर होल पावर 13 टू द होल पावर 14 को मैंने इस टर्म्स में लिखा करके, और इसको आप किससे डिवाइड कर रहे थे 12 स्क्वायर प्लस 1 से, तो 12 स्क्वायर प्लस 1 को आपने 0 के बराबर पुट किया तो 12 स्क्वायर कितना हो गया -1 हो गया, तो इसके अंदर आप -1 रखोगे 12 स्क्वायर दिखाई, इसकी पावर पे इवन चढ़ा है, बाहर 12 है, ये -1 टू द पावर इवन -1 ही हो जाएगा, और क्या बच जाएगा आपका 12, यानी आपका रिमाइंडर कितना निकल के आ जाएगा 12, ठीक है। ये थोड़ा सा ट्रिकी इसलिए मैं इसको एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। 12 टू द पावर 13 टू द पावर 14, 12 के ऊपर जो भी पावर चढ़ी है 13 टू द पावर 14, ये 13 टू द पावर 14 एक ऑड नंबर है, ये एक इवन नंबर नहीं। पहली चीज आपको ये समझ में आई। दूसरी चीज, नीचे 145 को आपने लिखा 12 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे सबसे सेट थ्योरम मुझे सॉल्व करने के लिए इस सवाल को रिमाइंडर थ्योरम ही लग रही है। तो क्या बात हो गई कि fx को आपको x+1 से डिवाइड करना है, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले यहाँ पे लिखा था कि एक पॉलिनोमियल fx जो यहाँ पे लिख रखा था वो x+1 से डिवाइड करोगे तो x+1 को 0 पुट करो, x -1 आ जाएगा, उस -1 को ऊपर x की जगह पुट कर दो। तो 12 स्क्वायर प्लस 1 को आपने 0 पुट किया तो 12 स्क्वायर -1 आया, यानी ऊपर वाले टर्म को भी आप 12 स्क्वायर के फॉर्म में लाना पड़ेगा।
तो 12 स्क्वायर फॉर्म बनाना पड़ेगा, तो 12 स्क्वायर लिखोगे तो बाहर क्या हो जाएगा 13 टू द पावर 14 बाई 2। ठीक है, तो अब 13 टू द पावर 14 को आप 2 से डिवाइड करो। 13 टू द पावर 14 एक ऑड नंबर, तो किसी भी ऑड नंबर को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट आएगा इवन और रिमाइंडर आएगा ऑड, जो कि होगा 1। यानी कि फॉर एग्जांपल 117 है, आप उसको 2 से डिवाइड करो तो आपका क्वोशिएंट होगा 58, रिमाइंडर होगा 1। ठीक है, तो क्वोशिएंट है इवन, रिमाइंडर है 1, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिमाइंडर प्लस 1 हो जाएगा वो इंटू 12 टू द पावर 1 हो जाएगा। या तो आप लिख सकते हो कि 12 टू द पावर 2 टू द होल पावर इवन प्लस 1, और उस प्लस 1 को मैंने यहाँ पे अलग से इंटू 12 टू द पावर 1 करके लिख दिया। और 12 टू द पावर 2 का पावर क्या आ जाएगा इवन, क्योंकि किसी भी ऑड नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वोशिएंट विल ऑलवेज बी इवन। तो यहाँ पे मैंने इवन लिख दिया। ठीक है, अब ये कुछ इस फॉर्म का नंबर बन गया। अब 12 स्क्वायर प्लस 1 को आपने 0 पुट किया तो 12 स्क्वायर कितना हो गया -1 हो गया। इस -1 को आप 12 स्क्वायर पुट कर दो तो -1 टू द पावर इवन इंटू 12, तो -1 टू द पावर इवन क्या हो जाएगा 1, और इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका रिमाइंडर कितना निकल के आ गया 12। तो आपका आंसर कितना हो गया 12। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 12 निपटाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, हमको रिमाइंडर निकालना है 5 टू द पावर 1000 को अगर 26 से डिवाइड किया जाए। अच्छा यही क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। आप 5 टू द पावर 1000, अब तक तो आपको इसका आंसर दिख गया होगा, क्या है 5 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो आप क्या करोगे 5 टू द पावर 1000 को 5 टू द पावर 5 टू द पावर 2 टू द होल पावर 500 करोगे। ठीक है, 5 स्क्वायर टू द होल पावर 500, क्योंकि 5 टू द पावर 1000 हो जाएगा, और नीचे क्या है 5 स्क्वायर प्लस 1। ऑब्वियसली बात है, आप 5 स्क्वायर प्लस 1 को आप 0 बराबर पुट करोगे तो 5 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। उस माइनस को आप यहाँ 1 को यहाँ पुट कर दोगे तो -1 टू द पावर 500 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 1, यानी 5 टू द पावर 1000 अपॉन 26 इज 1। फिर से बताता हूँ, 26 को आपने क्या लिखा 5 स्क्वायर प्लस 1, ये fx अपॉन x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं, तो fx में x को मैंने क्या माना है 5 स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 2 टू द होल पावर 500, ये अंदर x हो जाएगा 5 स्क्वायर x माना गया है, तो 5 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो x कितना हो जाएगा -1। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे आप 5 स्क्वायर जगह -1 पुट करेंगे तो -1 टू द होल पावर 500 कितना हो जाएगा 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग फ्रेंड्स आते हैं किस चीज पे, अब हम लोग आएंगे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था कि जो नंबर्स 5 से एंड हो रहे हैं, ठीक है, तो उनकी हायर पावर्स के लास्ट 2 डिजिट्स कैसे निकाले जाएंगे। तो पहली बात तो एक शॉर्टकट पकड़ते हैं कि मान लीजिए ये है 15 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैसे लिखेंगे, तो 15 का स्क्वायर की आखिरी डिजिट तो 5 ही होगी। ठीक है, और इसके आगे लिखिए 25, यानी कि अब जितने भी मैं स्क्वायर्स लिख रहा हूं 2 डिजिट जितने भी स्क्वायर्स लिखूंगा उनकी आखिरी 2 डिजिट 25 होगी, और इसमें इस 5 के बगल में जो डिजिट लिखी है 1, इस 1 को 1 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 225। सिमिलरली अगर 25 स्क्वायर लिखा है तो 2 डिजिट का स्क्वायर है, तो आखिरी 2 डिजिट तो 25 लिखी, और इस 2 को 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 6, 625। सिमिलरली 35 स्क्वायर लिखिए, तो ऑब्वियस सी बात है 2 डिजिट स्क्वायर है तो आखिरी 2 डिजिट्स क्या होंगी 25। और हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, कि जब भी स्क्वायर कर रहे हैं आप 5 से एंड होने वाली डिजिट का, तो उसकी आखिरी 2 डिजिट्स कितनी होंगी, उसकी आखिरी 2 डिजिट्स 25 ही होंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 300 ये 35 का स्क्वायर है, तो 35 का स्क्वायर है तो आखिरी 2 डिजिट्स 25 हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि 3 है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप 3 प्लस 1 से, 3 को 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 12, 1225। फिर 45 स्क्वायर, ठीक है, ऑब्वियस बात है स्क्वायर है तो 25 लिखा, 4 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 4 प्लस 1 से, यानी 5 से, तो कितना हो जाएगा 20 25। और सिमिलरली करते जाएंगे, आखिरी लिख दे रहा हूँ 95 स्क्वायर, 85 स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, 85 का स्क्वायर आखिरी 2 डिजिट कितनी है 25, और 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 8 इंटू 1 से, यानी 8 इंटू 9 तो 72 हो जाएगा। और यह 95 स्क्वायर क्या लिखोगे आखिरी 2 डिजिट 25, तो 9 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 9 इंटू 9 प्लस 1 10 से, यानी कि 90 25। तो एक तो ये तरीका हो गया आपको यार कि 2 डिजिट्स जो स्क्वायर्स आ रहे हैं, ठीक है, उनके आखिरी डिजिट्स को मतलब उसके स्क्वायर्स को मैं कैसे निकाल रहा हूँ, तो 15 से लेकर 95 तक के स्क्वायर्स मुझे निकालना पता चल गया। अब अगर मैं 2 डिजिट स्क्वायर्स के, ठीक है, आखिरी 2 डिजिट्स निकालने चाहूँ जो 5 से एंड हो रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि वो हमेशा जब भी होंगे, ठीक है, या तो 75 होंगे या 25 होंगे। अब 25 किस सेंस में होंगे, 75 किस सेंस में होंगे। अभी आपको पता चल रहा है कि यहाँ से मुझे एक पैटर्न मिल रहा है कि जब भी स्क्वायर लग रहा है ऊपर तो 25 आ रहा है, जब भी उस पर स्क्वायर लग रहा है तो 25 आ रहा है, लेकिन ये चीज मुझे क्लियर नहीं हो पा रही है। तो मैं आपको एक इसके लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला मैंने इसमें भी लिख रखा है, इसके लिखी हुई लैंग्वेज के हिसाब से बता रहा हूँ। लिखी हुई लैंग्वेज क्या कह रही है, मैंने यहाँ पे एक टर्म एज्यूम कर रखा है x5 टू द पावर ABCD, x5 टू द पावर ABCD, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि ये 5 n टर्म है और इस 5 के बगल में कोई एक नंबर लिखा है। और कितने बड़े नंबर हो सकते हैं, जब भी आप
एक 5 से एंड होने वाले नंबर के हायर पावर्स के आखिरी 2 डिजिट्स निकालने की कोशिश करेंगे तो आपको इस 5 से मतलब है और इसके बगल की 1 डिजिट से मतलब है, ठीक है। और एंड के जब 2 नंबर्स निकालने की बात हो रही है तो पावर में जो ये यूनिट प्लेस पे होगा उससे मतलब होगा, यानी पावर में या फिर इंडेक्स में, तो पावर में जो यूनिट प्लेस पे होगा उससे में मतलब होगा, और बेस में यूनिट और टेंस प्लेस दोनों से मतलब होगा। यूनिट प्लेस से तो मतलब होगा ही होगा क्योंकि यूनिट 5 है तो यूनिट तो डिविडेड तो 5 आनी आनी है, लेकिन बेस में जो डिजिट टेंस डिजिट नंबर पे लिखा है, यूनिट टेंस पे एक्स लिखा है, और इसको जब आप इस डी से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि इंडेक्स के बेस से इंडेक्स की यूनिट डिजिट से जो कि डी है, तो अब ये x इंटू डी अगर हो गया ये आपका इवन, ये x इंटू डी अगर हो गया आपका इवन, तो आपकी लास्ट 2 डिजिट्स होंगी 25, और अगर यही x इंटू डी आपका हो गया ऑड तो आपकी लास्ट 2 डिजिट्स हो जाएंगी 75। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, ये आपने एक जनरल फॉर्म ले लिया, मैंने x5 एक 5 है, इसके बगल में एक नंबर लिखा है, इसके आगे कितने भी नंबर लिखे हों ना लिखे हों मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे केवल इस x से मतलब इस 5 से मतलब। सिमिलरली पावर में क्या लिखा हुआ है, ABCD, ठीक है। अब उस ABCD पावर में कितनी भी लंबी पावर उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आखिरी नंबर पकड़ो। आखिरी नंबर क्या है, D। आपको मैंने यहां पे दिखा रखा है, इसमें मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि द प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट डिजिट ऑफ पावर इंडेक्स एंड द टेंस डिजिट of base is even number, then the last two digits are 25, and if the product becomes odd then the last two digits become 75। इस डिजिट को याद रखिएगा, यानी कि इसकी आखिरी यूनिट डिजिट क्या है, d, तो इस d इंटू एक्स का अगर प्रोडक्ट इवन नंबर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि आखिरी 2 डिजिट्स 25 हो जाएंगी, और अगर इसी x इंटू डी का जो प्रोडक्ट है ऑड नंबर आ गया तो आखिरी 2 डिजिट्स 75 हो जाएंगी। अब यहां से चेक करते हैं, 15 स्क्वायर देख लो, 15 स्क्वायर में आखिरी तो 5 है, ये इसकी टेंस डिजिट क्या है, बेस की 1 है, और ऊपर क्या है 2 है, तो 1 इंटू 2 क्या है, ऑब्वियस सी बात है इवन है, तो आखिरी 2 डिजिट 25। अब आप देख रहे हो कि जब आपने पावर में ही 2 चढ़ा दिया है तो वो तो इवन नंबर है, तो पावर ही जब इवन हो गई तो उस इवन पावर को जब आप यहाँ पे किसी और से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको इवन ही मिलने वाला है, तो ऑब्वियस बात जितनी भी स्क्वायर वाली पावरें होंगी आखिरी 2 डिजिट्स 25 ही आनी होगी। ये लॉजिक है इसका, इस कंसेप्ट का उसमें। तो फ्रेंड्स व्हाट इज दिस देयर इन दिस कांसेप्ट, इन दिस कांसेप्ट इज दिस दैट इफ यू हैव टू फाइंड आउट द लास्ट 2 digits of higher powers of 5, then one and only one thing that you have to keep in mind is that if the number is of this form, suppose x5 to the whole power abcd, so here you can see that the last digit is 5 and there is some place on the 10th digit, I suppose the number who is on the 10th place is x, and there can be many numbers before this number. I don't have to deal with this number. As far as I have to find out the last 2 digits, we need to look only at this 5 which is at the units place and this x which is at the tens place. Okay, similarly in the index there is a 4-digit number I have written here, ABCD. Now according to questions it can vary, it can be a 3-digit number, it can be a 2-digit number, it can be 1000-digit number, it can be a 10,000-digit number, it doesn't matter. What you have to deal with, you have to deal with only the digit with the nature of the digit that is written at the units place. Here at the units place it is written as t. So what thing is going to decide that at the last 2 place either 25 or 75 will come? This thing will decide that if the number which is written at the 10th place of this index, that is this x, is multiplied with the number which is written at the unit place of the index, which is d here. So this x and this d, that is 10th place of the base and unit digit of the index, if these two gets multiplied, either they will be even or they will be odd. So if the multiplication of those two terms comes out as even, then obviously the last 2 digits of this term will come out as 25, and the multiplication of these two terms comes out as odd, then obviously the last 2 terms of this digit will come out as 75. So this is what is going to decide 25 or 75 if the product of the unit digit of the index and tens digit of the base is even, last 2 digits 25, and if the product of the unit digit of the index and tens digit of the base is odd, then obviously the last 2 digits are 75. And obviously you can relate it with this. You can see that 15 square, this 2 multiplied by 11, 2 even number. 25 square, 2 multiplied by 2, 4 even number. 35 square, 2 multiplied by 3, 6. 45 square, 2 multiplied by 4, 8. And this is redundant to see this why, because this is 2 in the index and obviously 2 is an even number, and if even number is multiplied by any other odd number also, the result is even, and if the result is even, the last 2 digits are bound to be 25. So okay friends, so obviously if an even power is there in any number, then obviously the last 2 digits are going to be 25. The catch arises when there is an odd power in the number, and when there is an odd power in the number, then you have to see that if at the 10th digit of the base is there an odd number. If there is an odd number at the 10th place and an odd number at the unit place of the index, then only we are going to get 75 at the end.
आई होप फ्रेंड्स दैट आई एम मेकिंग सम अमाउंट ऑफ सेंस। ठीक है, तो अभी मैंने क्या है कि अभी मैंने आपको ये जब 5 की हाईएस्ट पावर्स किससे खत्म हो रही, 25 से खत्म हो रही, 75 से खत्म हो रही, ये कैसे पता करते हैं ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विल्सन थ्योरम और फर्मैट थ्योरम। ठीक है, विल्सन थ्योरम लिख दे रहा हूं मैं आपके सामने, p-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p, इसका रिमाइंडर हो जाएगा -1 अगर p प्राइम है तो। ठीक है, और ये तो क्या हो गई आपकी, ये तो हो गई विल्सन थ्योरम। ठीक है, और लिटिल फर्मैट थ्योरम क्या बोलती है, या फर्मैट लिटिल थ्योरम क्या बोलती है? फर्मैट लिटिल थ्योरम बोलती है कि a टू द पावर p-1 अपॉन p का जो रिमाइंडर है वो होगा 1 अगर p एक प्राइम नंबर है। ठीक है, और a और p आपस में को प्राइम्स है, या फिर आप कह सकते हो कि HCF ऑफ a, p इज 1। अब ये थ्योरम्स देखने में बहुत ही अजीब सी लग रही होंगी, लग रहा होगा कि क्या नौटंकी है ये, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे ये इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चलेगा जब मैं इसकी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैंने आपको हल्का हल्का बेस लाइन बताया था विल्सन थ्योरम का और आपका फर्मैट लिटिल थ्योरम का। ठीक है, अब थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं विल्सन थ्योरम को। ठीक है, विल्सन थ्योरम बेसिकली है क्या चीज? विल्सन थ्योरम आपके दिमाग में तब आना चाहिए जब आपको दो चीजें नजर आए, एक तो आपको फैक्टोरियल नजर आए, ठीक है, और एक आपको प्राइम नंबर नजर आए। ठीक है, यानी कि आपके दिमाग में तब एक बार को विल्सन थ्योरम आपके दिमाग में निकलना चाहिए साइड से जब आपको फैक्टोरियल रिमाइंडर निकालना हो। पहली बात तो विल्सन थ्योरम का एप्लीकेशन कहां होगा, जहां आपको रिमाइंडर निकालना है। ठीक है, दूसरा फैक्टोरियल दिखना चाहिए, तीसरा प्राइम नंबर दिखना चाहिए। प्राइम नंबर दिखना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कि कुछ ऐसा टर्म मिला है आपको कि नीचे बेस में लिखा हुआ है 4, ठीक है, और 3 फैक्टोरियल। अब आपसे पूछा जाए कि अगर इस 3 फैक्टोरियल को हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, ये हमसे सवाल पूछा जाए। तो आप क्या करोगे, 3 × 2 6 डिवाइड बाई 4, आप जाओगे रिमाइंडर है 2। ठीक है, बट अगर मैं आपसे पूछूं कि रिमाइंडर 3 फैक्टोरियल या फिर 4 फैक्टोरियल लिख लीजिए बाई 5 क्या होगा। ठीक है, तब भी ज्यादा मुश्किल नहीं, 4 × 24 डिवाइड बाई 5, रिमाइंडर हो गया 4। ठीक है, अब आपको देखना यहां पे ये क्या है, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये क्या है, 5 इज अ प्राइम नंबर। यानी कि अगर विल्सन थ्योरम लगाने की बात आती तो विल्सन थ्योरम यहां नहीं लग पाती लेकिन यहां लग जाती। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके सामने एक सवाल आता है 17 फैक्टोरियल अपॉन 18, 17 फैक्टोरियल को 18 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा, तो क्या हम विल्सन थ्योरम यहां लगा पाएंगे? हम विल्सन थ्योरम यहां नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर हमसे वो सवाल पूछता है कि 18 फैक्टोरियल को अगर मैं 19 से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर क्या होगा, तो जवाब क्या है, हम इस सवाल को लगा पाएंगे। ठीक है, अगर 18 फैक्टोरियल को 19 से डिवाइड करना हो तो सवाल लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि बेस में जो 19 लिखा हुआ है वो एक प्राइम नंबर है। तो बेस में यानी कि जिस चीज से आप डिवाइड कर रहे हो और आप विल्सन थ्योरम का एप्लीकेशन कर रहे हो, तो जो डिवाइड करने वाली क्वांटिटी है, जो डिवीजर है, वो उसका एक प्राइम नंबर होना जरूरी है। ठीक है, तो अब थ्योरम कुछ ऐसी बनी, नीचे आया p, ठीक है, नीचे आया p और ऊपर क्या आएगा, ऊपर जो भी क्वांटिटी आएगी फैक्टोरियल में आएगी, और मान लीजिए इस नीचे वाली क्वांटिटी से एक कम है तो p-1 फैक्टोरियल। तो आप सवाल आपके सामने कुछ ऐसा बना, इसको आप 18 फैक्टोरियल बटे 19 से भी कंपेयर कर सकते हो कि अगर 18 फैक्टोरियल बटे 19 को हम डिवाइड करें, यानी 18 फैक्टोरियल को 19 से करें तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। अब एक चीज तो आपके दिमाग में क्लियर है कि यहाँ पे आप 18 फैक्टोरियल की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते, आप मल्टीप्लाई करते चले जाओगे, बहुत दुखी हो जाओगे और निकलनी है नहीं। 18 × 17 × 16 पता कहां तक मल्टीप्लाई करोगे, 14 13 12 11 9 10 8 7, नॉट पॉसिबल, जस्ट नॉट पॉसिबल, 5 4 3। तो इसको देखो, विल्सन थ्योरम ये बोलती है कि अगर आप किसी प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हो और न्यूमरेटर में p-1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर इसका अगर रिमाइंडर हमें निकालना है, कंडीशन क्या है, दिस p इज अ प्राइम नंबर इन द बेस, p-1 फैक्टोरियल और ऊपर नीचे के प्राइम नंबर से एक कम का फैक्टोरियल लिखा है, तो जो इसका रिमाइंडर निकल के आएगा वो होगा -1। इसका रिमाइंडर निकल के आएगा होगा -1, या फिर आप कह सकते हो कि इसका रिमाइंडर हो जाएगा p-1, या तो आप इसका रिमाइंडर को -1 कह दो,
या फिर आप रिमाइंडर को p माइनस वन कहते हो। p माइनस वन क्यों? आप जानते हो कि किसी भी चीज का रिमाइंडर निगेटिव क्वांटिटी नहीं हो सकता, उसको एक पॉजिटिव क्वांटिटी होना पड़ेगा। तो पॉजिटिव क्वांटिटी होने के लिए उस निगेटिव क्वांटिटी को उस डिविजर से आप जोड़ देंगे, तो p प्लस ऑफ माइनस वन करेंगे तो p माइनस वन हो जाएगा। यानी p माइनस वन फैक्टोरियल को अगर आप p से डिवाइड करते हैं, जहां p एक प्राइम नंबर है, तो रिमाइंडर है तो माइनस वन बोलो, और माइनस वन नहीं बोलना चाहते हो, एग्जैक्ट पॉजिटिव क्वांटिटी बोलना चाहते हो, तो क्या बोलोगे? p माइनस वन। यानी कि रिसर्च थ्योरम क्या बोल रही है कि अगर आप इस 18 फैक्टोरियल बटे 19 को, यानी इस 18 फैक्टोरियल को आप 19 से डिवाइड कर रहे हो, तो कुल मिला के मतलब क्या होगा? मतलब ये हो गया कि इसका रिमाइंडर होगा माइनस वन। ठीक है, इसका रिमाइंडर निकल के आएगा माइनस वन, लेकिन माइनस वन इज नॉट अ पॉजिटिव रिमाइंडर, तो उसको पॉजिटिव में चेंज करने के लिए आप उस माइनस वन को इस डिविजर से जोड़ दोगे। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो जो पॉजिटिव रिमाइंडर निकल के आएगा वो 18 होगा। तो अगर आप वो माइनस वन वाला कंसेप्ट नहीं याद रखना चाहते तो बस इतना याद रखो कि इसका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा वो 18 आएगा, यानी जो ऊपर नंबर लिखा है p माइनस वन ही आएगा। यानी 18 फैक्टोरियल को अगर आप 19 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 18। अगर आप 22 फैक्टोरियल को 23 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या हो जाता है? 22। अगर आप 46 फैक्टोरियल को 47 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या हो जाता है? 46। तो इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये बेसिकली विल्सन थ्योरम है। अब इससे एक्सटेंड करते हुए विल्सन थ्योरम एक चीज और बोलती है कि अगर आप रिमाइंडर चाहें उस क्वांटिटी का, जब नीचे आप एक प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और ऊपर p माइनस वन फैक्टोरियल ना होकर p माइनस टू फैक्टोरियल है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो जवाब है इसका रिमाइंडर हर केस में 1 आएगा। तो जवाब है इसका रिमाइंडर हर केस में 1 आएगा। और ये दूसरा इलस्ट्रेशन है विल्सन थ्योरम का। पहला इलस्ट्रेशन विल्सन थ्योरम का ये बोल दिया, दूसरा इलस्ट्रेशन विल्सन थ्योरम का ये बोल दिया। और मैं आपको ये चीज बता दूं, ये जो मैंने दूसरा इलस्ट्रेशन लिखा है विल्सन थ्योरम का, ये पहले का ही मैनिफेस्टेशन है। यानी पहले को आप एक स्टेप आगे और बढ़ा दो तो आपको ये दूसरा इलस्ट्रेशन मिल जाएगा। और पहले के लिए आपको बाकायदे प्रॉपर प्रूफ करना पड़ेगा। वो प्रूफ मुझे पता है, तो उसके लिए मुझे एडवांस मैथमेटिक्स में घुसना पड़ेगा और जरूरी नहीं है। पहली बात तो यार, जितनी भी मैंने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस देखा है, मैं विल्सन थ्योरम समझाना ही लड़कों को मेरा पागल हो जाता हूँ, क्योंकि समझ में नहीं आता उन्हें। और समझ में मुझे, जब मैंने पहली बार विल्सन थ्योरम समझा था, मुझे ही समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब मैंने बहुत ज्यादा ध्यान से सारे कंसेप्ट क्लियर करके इसको समझा, आप पहली बार इस वीडियो को देखोगे, मैं आपको विल्सन थ्योरम बता रहा हूँ, मैं भी सवाल कराऊंगा, आपको नहीं समझ में आएगा। जब आप इस वीडियो को 3 या 4 बार देख लोगे, तब आपको थोड़ा थोड़ा विल्सन थ्योरम समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप डिपेंड, अगर आप सोचते हो कि आप एक बार इस वीडियो को देखोगे या 2 बार इस वीडियो को देखोगे और एकदम से घुट्टी पी लोगे और आपको विल्सन थ्योरम समझ में आ जाएगा, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, आपको विल्सन थ्योरम समझ में नहीं आएगी। आपको 5 बार करना पड़ेगा, सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे, निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, तब जाके आप विल्सन थ्योरम के कंसेप्ट को समझ पाओगे। सिर्फ इस थ्योरम को समझने के लिए आपको निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर का भी कंसेप्ट समझना पड़ेगा। और निगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग के थ्रू समझाया है। तभी मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने जो जो क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं उनके सॉल्यूशंस भी देखिए, थ्योरी भी देखिए। अगर आप थ्योरी देख के मेरी वीडियो को छोड़ दे रहे हैं तो आधी चीजें तो आप छोड़ ही दे रहे हैं। आपको क्वेश्चंस भी देखने पड़ेंगे पूरी तरीके से समझने के लिए, क्योंकि मैंने पूरी वीडियोस को अपने हिसाब से कंप्लीट किया है। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि अगर आप देखना चाहते हो तो देखिए, नहीं देखना चाहते तो आपकी मर्जी। ठीक है, तो ये p माइनस वन फैक्टोरियल को जब हम p से डिवाइड कर रहे हैं, जहां p प्राइम नंबर, इसका रिमाइंडर p माइनस वन है, ये मैं आपके सामने प्रूव नहीं करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा तगड़ा प्रूफ है। मुझे पता है, और मुझे आपको बताते मैं पागल हो जाऊंगा, तो उसको मैं आपके सामने प्रूव नहीं करूंगा। लेकिन इस इलस्ट्रेशन से ये इलस्ट्रेशन कैसे आया, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं। 18 फैक्टोरियल को जब मैं 19 से डिवाइड कर रहा हूं, 19 एक प्राइम नंबर है, तो नीचे अगर p है तो ऊपर p माइनस वन फैक्टोरियल आ रहा है, यानी नीचे 19 है तो ऊपर क्या आ रहा है? 18 फैक्टोरियल। तो इसका रिमाइंडर 18 आ रहा है, ये आपको पता है। अब इस चीज में अगर ये दूसरा वाला कंसेप्ट लगाए तो मतलब क्या हो जाएगा? मतलब ये हो जाएगा कि अगर 17 फैक्टोरियल बटे 19 लिखता हूं मैं, तो इसका रिमाइंडर हो जाएगा 1। यही मतलब हो रहा है इसका। तो इसको प्रूव करते हैं। 18 फैक्टोरियल बटे 19 का रिमाइंडर आ रहा है 18। इस 18 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूं? 18 इंटू 17 फैक्टोरियल बटे 19। अब ऊपर क्या है? अब ऊपर है 18 इंटू 17 फैक्टोरियल। क्या है ये? 18 फैक्टोरियल ही तो है, यानी इसका रिमाइंडर भी कितना आएगा? 18 ही तो आएगा। अब अगर आप इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली कंसीडर करें तो बीच में मल्टीप्लिकेशन साइन लगाए, 18 अलग कंसीडर करिए और 17 फैक्टोरियल अलग कंसीडर करिए। तो 18 जब 19 से डिवाइड होगा इसका एक अलग रिमाइंडर आएगा, 17 फैक्टोरियल जब 19 से डिवाइड करेगा इसका अलग रिमाइंडर आएगा, और वो दोनों रिमाइंडर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा हुआ है। तो जब 18 19 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा? पता चलेगा 18 19 से कम है यार, तो रिमाइंडर तो 18 ही होने वाला है। ठीक है,
और यहां से जो भी रिमाइंडर निकल के आएगा, मान लीजिए आर निकल के आया, यानी 17 फैक्टोरियल को अगर आप 19 से डिवाइड करते हैं, मान लीजिए आर रिमाइंडर निकल के आया, तो ये 18 इंटू आर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, क्योंकि ओवरऑल 18 फैक्टोरियल जब 19 से डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 18 आ रहा है, किसके हिसाब से, विल्सन थ्योरम के हिसाब से। तो ऑब्वियसली ये 18 वाला टर्म तो 18 रिमाइंडर दे रहा है, तो 17 फैक्टोरियल वाला टर्म कितना दे देगा, ये 1 रिमाइंडर देगा, तभी तो 18 1 से मल्टीप्लाई होकर ओवरऑल रिमाइंडर 18 होगा। तो इसी बेसिस पे मैं कहता हूं कि रिमाइंडर ऑफ p - 2 फैक्टोरियल अपॉन p, यानी p - 2 फैक्टोरियल को अभी आप p से जब डिवाइड कर रहे हैं, जहां पे p एक प्राइम नंबर है, तब भी आपका रिमाइंडर 1 ही आने वाला है। छोटे एग्जांपल से इसका फॉर्मूला देखते हैं। 5 फैक्टोरियल, सॉरी 5 को 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करो तो क्या होना चाहिए मेरे, इसके विल्सन थ्योरम के फॉर्म के हिसाब से -1 होना चाहिए। देखते हैं, -1 नहीं 4 होना चाहिए, 4 इंटू 3 12 दूनी 24, 24 को 5 से डिवाइड करें 4 रिमाइंडर। अगर 3 फैक्टोरियल बाई 5 ले लो तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 को 5 से डिवाइड करो 1। जस्टिफाई हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी पड़ेंगी। अब इन दो प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए मैं क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, और क्वेश्चन के साथ आपको ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो हम पहला क्वेश्चन क्या देखेंगे, पहला क्वेश्चन कहाँ लिखा है यार, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है 97 फैक्टोरियल अपॉन 101 फैक्टोरियल। अब आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 13 में 97 फैक्टोरियल अपॉन 101 4 का गैप है, क्वेश्चन 14 में 67 फैक्टोरियल अपॉन 171 4 का गैप है। एक काम बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में 20 फैक्टोरियल बटे 23 है, यहाँ पे 3 का गैप है। तो पहले मैं काम करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। 13 14 को 1 मिनट के लिए मैं होल्ड पे डाल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 में पहले आपको बता दूं, फिर मैं आपको 13 14 बताऊंगा, समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 से मैं बेस बनाऊंगा, फिर 13 14 समझाऊंगा। तो 20 फैक्टोरियल बटे 23 निकालना है, ठीक है। 23 एक प्राइम नंबर है, तो 23 एक प्राइम नंबर है, तो विल्सन थ्योरम से मैं ये बता सकता हूं कि 22 फैक्टोरियल को अगर आप 23 से डिवाइड करते हैं तो जो आपको रिमाइंडर मिलेगा वो होगा 1, वो होगा 22, ठीक है। रिमाइंडर है, यानी कि अगर आप 22 फैक्टोरियल को 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको रिमाइंडर मिलेगा 22 या -1, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मुझे इस 22 फैक्टोरियल से 20 फैक्टोरियल पे पहुंचना है, तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख रहा हूं, 22 इंटू 21 फैक्टोरियल बाई 23, ठीक है। इसका भी रिमाइंडर 22 ही है, ये रिमाइंडर की बात हो रही है। एक स्टेप और आगे बढ़ाता हूं, 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल बटे 23, ये पूरा 23 से डिवाइड हो रहा है, और इसका रिमाइंडर भी 22 ही है, ठीक है। क्योंकि ऊपर की क्वांटिटी चेंज नहीं हुई, 22 फैक्टोरियल को तो मैंने लिख दिया ऐसे 22 इंटू 21 इंटू 20 फैक्टोरियल, और ऊपर 22 ही है, मतलब इसका पूरे का रिमाइंडर तो 22 है, मुझे पता है। अब आप देखो कि ये 22 इस 23 के साथ कितना रिमाइंडर देगा, या तो 22 देगा या -1 देगा। अब यहां पे क्या आ गया, कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर्स आ गया, जो पहले समझा चुका हूं, वापस जाइए देखिए। फिर 21 है, सिंपल है, इस 22 में से आपने 23 माइनस कर दिया तो -1 आ रहा है, यही तो नेगेटिव रिमाइंडर है। और अगर मैं बोलता नेगेटिव रिमाइंडर आ रहा है तो आप क्या करते हैं, इस -1 को इस 23 में जोड़ देते तो 22 हो जाता, ठीक है। तो यहां पे तो नेगेटिव रिमाइंडर आया -1, इस 21 के साथ 23 का रिमाइंडर कितना आ गया, तो 21 ही आएगा या -2 आएगा, ठीक है। अब ये 22 के साथ दे रहा है -1, ये 21 के साथ दे रहा है -2, ये -1 और -2 मल्टीप्लाई होकर कितना दे देगा, +2, यानी 22 इंटू 21 जब 23 से डिवाइड होगा तो हमको रिमाइंडर क्या मिलेगा, 2। आप डिवाइड करके देख लीजिए, 21 इंटू 21 क्या होगा, 441, 441 में 21 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 462, 462 को 23 से डिवाइड करिए, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। एक मल्टीप्लाई करने का तरीका ये हो गया, एक ये हो गया कि 22 को 22 से करिए 484, उसमें से 22 माइनस कर दिए तब भी 462। तेज मल्टीप्लाई करना सीखना पड़ेगा आपको। तो ये 2 आ गए रिमाइंडर, 22 इंटू 21 का रिमाइंडर 23 के साथ 2 आ गया। कैसे, निगेटिव कंसेप्ट से मैंने जल्दी निकाल दिया, 22 इंटू 21 करोगे टाइम लग जाएगा। और मुझे निकालना क्या है, मुझे 20 फैक्टोरियल अपॉन 23 का रिमाइंडर निकालना है, ठीक है। तो अब यार आपको पता है कि यहां से इन दोनों कंबाइंड आया +2, ठीक है। मान लीजिए यहां से रिमाइंडर निकलता है r, तो ये +2 इन दोनों कंबाइंड आ रहा है और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया और 20 फैक्टोरियल बटे 23 का मैंने r माना है, तो ये 2 इंटू r हो जाएगा इन दोनों का कंबाइंड रिमाइंडर। और ये इन दोनों कंबाइंड रिमाइंडर मिलकर हो कितना रहा है, 22। तो ये r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी ऑब्वियसली 22/2 11, यानी मुझे रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 20 फैक्टोरियल अपॉन 23 का 11। ये इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है।
22 इंटू 21 को अलग मान लिया, वो पूरी क्वांटिटी प्लस 2 है, इंटू 20 फैक्टोरियल बाई 23 है, तो 20 फैक्टोरियल बाई 23 का रिमाइंडर आर मारा, इसका 2 है तो 2 इंटू आर हो गया कंबाइंड रिमाइंडर। कंबाइंड रिमाइंडर मुझे 22 दिया हुआ है, तो 2 इंटू आर 22 हो गया, तो आर कितना हो जाएगा 2 बाई 2 1 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मुझे पता है कि अभी हो सकता है आपके दिमाग में चीजें घूम रही हो, ठीक है, बट थोड़ा घूमने दीजिए, जब तक आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको चीजों पे कमांड नहीं होगा। 13 पे आते हैं, जल्दी से निपटाते हैं सवाल को। 97 फैक्टोरियल बाई 101, ठीक है। 101 प्राइम नंबर, हमारी आंखें खुल गई, ठीक है, मजा आ गया। प्राइम नंबर जहां दिखा, क्या दिखा मुझे, ये दिखा कि ये विल्सन थ्योरम है। अब मुझे पता है 101 बाई 100 फैक्टोरियल बाई 101 का रिमाइंडर है कितना 100। 100 फैक्टोरियल अपॉन 101 का रिमाइंडर है 100, ठीक है। तो ये रिमाइंडर कितना है 100, मैं इधर लिख दे रहा हूं। इसको मैं कैसे लिखूंगा 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 फैक्टोरियल बाई 101, ठीक है। अब आपको यहां पे समझना ये होगा, ठीक है, क्या समझना होगा कि अगर 100 फैक्टोरियल अपॉन 101 का जो रिमाइंडर आ रहा था वो आ रहा था आपका 100, तो 99 फैक्टोरियल अपॉन 101 का रिमाइंडर कितना आ रहा होगा 1, ठीक है। 99 फैक्टोरियल अपॉन 101 का रिमाइंडर कितना आ रहा होगा 1 आ रहा होगा। तो एक काम करो आप यहां पे, इसको लिखो 99 इंटू 98 इंटू 97 फैक्टोरियल अपॉन 101, -2 -3 6, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें यार थोड़ा सा मैंने आपको ये एक स्टेप एक्स्ट्रा बता दिया है, ठीक है, इसलिए मैं भी थोड़ा सा वो हो गया। चीजें मुश्किल है यार, बहुत दिन से मैंने भी रिवाइज नहीं किया, तो थोड़ा हो जाता है कंफ्यूजन। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये जो 100 फैक्टोरियल वाला लिखा है, कंफ्यूजन किस वजह से हुआ कि मैंने 100 इंटू 98 इंटू 98 लिख दिया, तो 3 टर्म्स आ गए। मेरी कोशिश क्या रहनी चाहिए 2 टर्म्स आए। तो अब 99 फैक्टोरियल जब 101 से मैंने शुरू किया, तब ये क्या हो जाएगा 99 इंटू 98 इंटू 97 फैक्टोरियल अपॉन 101। 99 के साथ इसका क्या हो जाएगा -2, 98 के साथ इसका क्या हो जाएगा -3। अच्छा 99 फैक्टोरियल बाय 101 का रिमाइंडर क्या है 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो ये -2 इंटू -3 मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा +6, ठीक है। और ये +6 और 97 अपॉन 101 फैक्टोरियल का रिमाइंडर आप मान लीजिए r, और ये कंबाइंड रिमाइंडर कितना आ रहा है 1। तो अगर 101 पे डिवाइड करने पे कंबाइंड रिमाइंडर आ रहा है 1, तो आप मान सकते हो कि वो रिमाइंडर कितना होगा 102 भी हो सकता है, क्योंकि 102 को अगर आप 101 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होता है 1 होता है। तो या तो आप रिमाइंडर को 1 मान लो यहाँ पे, या आप रिमाइंडर को 102 मान लो, एक ही बात है, क्योंकि 102 जब आपका 100 से 101 से डिवाइड होगा तो एक ही रिमाइंडर देगा। तो यहाँ पे आप फाइनल रिमाइंडर क्या मान लो 102, क्योंकि 102 जब 101 से डिवाइड होगा तो एक ही देगा। तो अब यहाँ पे r है, यहाँ पे 6 है, यानी 6 इंटू आर बराबर आ रहा है 102। ये r किसका रिमाइंडर है, ये r रिमाइंडर है 97 फैक्टोरियल अपॉन 101 का। तो ये r हो जाएगा आपका 102/6 17, यानी कि आपको 97 फैक्टोरियल अपॉन 101 का रिमाइंडर मिलेगा 17। क्या किया आपने, जब 4 थे तो मैंने शुरू कहां से किया 99 फैक्टोरियल अपॉन 101 का रिमाइंडर 1 माना है, और वहां से शुरू किया, ये 2 टर्म्स का -2 -3 है, मल्टीप्लाई होकर +6 हो गया। 97 फैक्टोरियल अपॉन 101 का r मान लिया, 6 इंटू आर का या तो आप 1 रिमाइंडर मानो या क्या मानो 102 मान लो, क्योंकि 102 जब 1 डिवाइड करेगा तो 1 ही देगा रिमाइंडर। तो 6 इंटू आर 102 हो गया, तो आर कितना हो जाएगा 102/6 17। अब आप लोग अपना 14 क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है 67 फैक्टोरियल अपॉन 71। इसको मुझे सॉल्व करना है, तो इसके लिए ऑब्वियस बात है विल्सन थ्योरम को यूज करते हुए मैं कह सकता हूँ कि 69 फैक्टोरियल अपॉन 71 का जो रिमाइंडर होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो 69 इंटू 68 इंटू 67 फैक्टोरियल अपॉन 71। इसका रिमाइंडर हमें पता है कितना है 1 है, ठीक है। 69 का 71 से रिमाइंडर कितना आएगा -2, 68 का 71 से रिमाइंडर कितना आएगा -3,
ठीक है, ये -2 और -3 मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, +6। ठीक है, 67 का 71, 67 फैक्टोरियल का 71 से रिमाइंडर मान लीजिए r। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है ये है 71 और ये ओवरऑल रिमाइंडर कितना हो रहा है 1, तो 71 से डिवाइड होकर ओवरऑल रिमाइंडर हो रहा है 1, तो आप मान सकते हो कि ओवरऑल रिमाइंडर रहा होगा 72। वही कॉन्सेप्ट जो मैंने 102 किया था, 101 का 102 किया था, 71 क्या कर दिया 72। ठीक है, तो अब ओवरऑल रिमाइंडर हो गया 72 +6 आ रहा है 69 × 68। अब ऑब्वियस बात 69 68 को मल्टीप्लाई करके 71 से डिवाइड करोगे नहीं, नेगेटिव रिमाइंडर ले लिया, -2 -3 मल्टीप्लाई करके +6 हो गया, और 67 फैक्टोरियल को 70 रिमाइंडर हमारा r, तो 6 × r बराबर कितना हो गया 72। तो ये r कितना निकल के आ गया 72/6 12, रिमाइंडर निकल के आ गया 12, किसका, ये रिमाइंडर है 67 फैक्टोरियल अपॉन 71 का। ठीक है, तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग बात कर लेते हैं फर्मेट-टिटल थ्योरम की। अब फर्मेट-टिटल थ्योरम क्या बोलती है, फर्मेट-टिटल थ्योरम ये बोलती है कि यार a⁻p - 1 अपॉन p, ठीक है, a⁻p - 1 अपॉन p का जो रिमाइंडर है वो होगा 1। कब, जब a और p का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो 1 और जो p हो वो एक प्राइम नंबर हो। ठीक है, अब आप अगर इस ध्यान से इस इक्वेशन पे देखो तो आपको समझ में आएगा कि इस इक्वेशन और यूलर थ्योरम में बहुत छोटा सा फर्क है। क्या फर्क है, यूलर थ्योरम में भी तो उसने यही बोला था कि a और p, ठीक है, को प्राइम होंगे, यहाँ पे भी वो यही बोल रहा है कि a और p का HCF 1 है, तो HCF 1 है का मतलब क्या होता है, को प्राइम क्या होते हैं कि इन दो नंबर्स का 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर ना हो, तो इन दोनों का सबसे बड़ा फैक्टर 1 बता रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है a और p एक दूसरे के साथ को प्राइम हो गए। बस फर्क इतना है कि यूलर थ्योरम में जो डिनोमिनेटर था वो प्राइम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे जो नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है उसका प्राइम होना जरूरी है। तो यहाँ पे जो p है वो प्राइम है, ये 100% जरूरी है। यूलर थ्योरम में जो डिनोमिनेटर था वो प्राइम हो ना हो फर्क नहीं पड़ता था। ठीक है, ऊपर p का जो टॉर्शेंट नंबर होगा वो कितना होगा, p - 1 ही होगा, क्योंकि एक प्राइम नंबर से कम जितने भी नंबर होंगे वो उसके साथ को प्राइम होंगे। इसलिए ऑब्वियस बात है इस a की पावर पे p - 1 चढ़ेगा तो a⁻p - 1 अपॉन p का रिमाइंडर 1 ही आने वाला है। क्यों आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस बात अगर आप यूलर थ्योरम से रिपोर्ट करो तो a⁻ टॉर्शेंट नंबर चाहते थे डिनोमिनेटर का, और ऑब्वियस बात यहाँ डिनोमिनेटर का है p है और ये प्राइम नंबर है, तो एक प्राइम नंबर का टॉर्शेंट नंबर क्या हो जाएगा, उससे एक कम, क्योंकि उससे कम जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो उसके साथ को प्राइम होंगे। ठीक है, तो ये यूलर नंबर उस थ्योरम में कोई बहुत खास फर्क नहीं है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 16 देखें तो वो कह रहा है 20⁻23 का रिमाइंडर क्या होगा। तो ये निकालना बहुत आसान है। आप क्या करोगे, आप को a दिख रहा है 20, ठीक है, p दिख रहा है 23, तो इस कंसेप्ट से आप क्या कह सकते हो कि 20⁻22/23 इसका रिमाइंडर तो आने वाला है 1। तो ऑब्वियस ही बात है इसको अगर आप 20⁻22 इंटू 20 लिख देते हो और 23 से डिवाइड करते हो तो इसके साथ तो रिमाइंडर आया 1, इसके साथ रिमाइंडर आया 20, बीच में मल्टीप्लिकेशन लगा तो बीच में यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन लग गया, तो ओवरऑल रिमाइंडर क्या आ गया 20। तो ऑब्वियस सी बात है इसका ओवरऑल रिमाइंडर क्या निकल के आने वाला है 20। किससे, फॉर्मेट-टिटल थ्योरम से। ठीक है, क्या है a⁻p - 1 अपॉन p = 1। क्या फर्क है यूलर थ्योरम से, यहाँ पे बेस 100% प्राइम नंबर है, यूलर थ्योरम में बेस प्राइम नंबर नहीं भी था तो काम चल रहा है। p - 1 वहां टॉर्शेंट लिख